हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए, जिसमें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आपका मैराथन सेशन। ये मैराथन सेशन आपका यूनिट 3 का रहने वाला है। यूनिट 3 आपका लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, इसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, 5 मिनट में क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, आ जाओ। देखो यहाँ पे आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले ये है आपका यूनिट 3 का ए सेक्शन, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या होता है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होती हैं, स्टेजेस क्या होती हैं, है ना। और उसके अलावा कई सारी पर्सनालिटी की थ्योरीज हैं। ठीक है, पर्सनालिटी की जो थ्योरीज हैं उनको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, एक बार रुकना जरा सा, मैं लिंक शेयर कर दूँ जरा सा, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिंक शेयर कर दो, फिर स्टार्ट कर रहे हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या समझना है हम लोगों को कि ये जो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा मेन जो हेडिंग है आपकी वो क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और उसके कंसेप्ट क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, और यहाँ से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते भी है, दोनों चीजें हैं। राइट, आ जाओ इधर।
जब हम बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दो ऐसे शब्द हैं जिनको हम लोग सिनोनिमसली एक साथ यूज कर लेते हैं। मतलब हम उनको एक साथ ही इंटरचेंजेबली एक साथ, मतलब एक ही साथ हम उसको यूज कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों ही शब्दों का अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, इन दोनों ही शब्दों का अलग अलग मतलब होता है। जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो ग्रोथ कैसा होता है? ग्रोथ हमेशा ध्यान रखना, ग्रोथ को हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं। ग्रोथ को हम लोग क्या कर सकते हैं? क्वांटिफाई करके बता सकते हैं। लाइक आपकी हाइट है, वेट है, आप इसे करके बता सकते हो। गुड आफ्टरनून कृष्णा। उसके अलावा जब हम बात करते हैं आपकी डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट कैसा है आपका? क्वालिटेटिव है। डेवलपमेंट कैसा है? क्वालिटेटिव है। ये आपकी वूम से टूम तक चलता है। जब से आप जन्म लेते हो, जब तक आप रहते हो, तब तक ये डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, एक मिनट इधर आओ। ये देखो यहाँ पे चार्ट में बिल्कुल पूरा कीवर्ड में लिखा हुआ है, इससे समझते हैं यहाँ पे। देखो, जैसे ग्रोथ है, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ रिफर्स टू अ फिजियोलॉजिकल चेंजेस। जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, मतलब जो भी शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है, जो भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो आपके क्या होते हैं? ग्रोथ होता है। लेकिन डेवलपमेंट रिफर्स टू ओवरऑल चेंजेस। डेवलपमेंट क्या है? एक इंडिविजुअल के अंदर जो ओवरऑल सभी चेंजेस होते हैं, चाहे वो क्वालिटेटिव हो चाहे वो क्वांटिटेटिव हो, सभी तरीके के चेंजेस आपके डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, it involves changes in an orderly and coherent type towards the goal of maturity। जैसे जैसे बच्चा मेच्योर होता जाता है, वैसे वैसे यहाँ पे उसका विकास भी चलता रहता है। चेंज इन क्वालिटी क्वांटिटेटिव रिस्पेक्ट इज टर्म एज ग्रोथ। मतलब यहाँ पे क्वांटिटेटिव, जो क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं वो आपके यहाँ पे आते हैं ग्रोथ के अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट चेंजेस इन अ क्वालिटी। डेवलपमेंट में क्वालिटी में चेंज आता है विद अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, विद अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ये दिमाग में रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है कि ग्रोथ जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है आपका, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर आता है। ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। जैसे लड़कों की हाइट मानी जाती है कि लड़कियों की हाइट एक फिक्स एज होती है, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स की, हाँ, इस एज तक ही वो बढ़ेंगे, मतलब उनकी हाइट में इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद फिर नहीं होगा, रुक जाएगी उनकी हाइट। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला जाता है कि ग्रोथ जो होता है वो पूरी लाइफ नहीं चलता रहता है। आपके जो भी शारीरिक जो परिवर्तन है हो रहा है वो पूरी लाइफ नहीं होगा, लेकिन उसी जगह जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। ये लगातार वूम टू टूम चलता है। ठीक है, ये हमेशा रहता है। ग्रोथ अकर्स ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ सेल्स। मतलब यहाँ पे ग्रोथ कैसे होती है? जब कई सारे सेल्स आपस में मिलते हैं, ठीक है, जैसे होते नहीं हम लोग, जैसे बच्चे का छोटा सा पहला छोटे छोटे हाथ होते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें मसल्स बननी शुरू होती है। ठीक है, तो कई सारे सेल्स होते हैं वो आपस में मिल करके फिर वहां पे ग्रोथ आती है। डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू बोथ मैचुरेशन। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे जो डेवलपमेंट इस पॉइंट से, डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू बोथ मैचुरेशन एंड इंटरेक्शन। ध्यान रखना, मैचुरेशन एंड इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट कैसे होता है आपका? मैचुरेशन एंड इंटरेक्शन किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ। यहाँ पे इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। ठीक है, डेवलपमेंट में ग्रोथ समय के साथ आपका रुक जाता है। आफ्टर मैच्योरेशन, आफ्टर पबर्टी, आपका ये जो ग्रोथ होता है वो यहाँ पे रुक जाता है। लेकिन डेवलपमेंट कैसा है? प्रोग्रेसिव है, चलता रहता है लगातार। ग्रोथ कैसा है आपका? सेलुलर है। ग्रोथ कैसा है आपका? सेलुलर है, ठीक है, कोशिकीय है। और ये कैसा है? ऑर्गेनाइजेशनल है। ये कैसा है आपका? मतलब संगठात्मक है। ठीक है, ये कोशिकीय है और ये कैसा है? संगठात्मक है। ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये पूरा एक डेवलपमेंट है। ठीक है, ये पूरा एक जो सर्कल देख रहे हो पूरा डेवलपमेंट है। ग्रोथ इज जस्ट द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। ग्रोथ इज जस्ट द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। तो कई बारी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डेवलपमेंट होता है क्या वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों ही होता है या फिर सिर्फ क्वालिटेटिव होता है? तो ये समझो कि जब हम ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट,
जब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, दोनों ही चेंज इन्वॉल्व होंगे, आपका क्वालिटेटिव भी होगा और क्वांटिटेटिव भी होगा, क्योंकि ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसेस में ग्रोथ उसका एक पार्ट होता है। इसमें एक क्वेश्चन आई थिंक आपके ये सीटेड वगैरह में पूछा हुआ है कि डेवलपमेंट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ होता है, ऐसे करके ऑप्शन दे रखा हुआ था, तो ये ध्यान में रखिएगा। अभी एनटी में मुझे नहीं ध्यान है कि पूछा है नहीं पूछा है, लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो डेवलपमेंट होता है ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे काम करता है। मतलब यहाँ पे जो जो चेंजेस होते हैं डेवलपमेंट के, डेवलपमेंट चेंजेस इन द क्वालिटी में चेंज होता है along with the quality along with, ये क्वांटिटेटिव लिखा है, सॉरी इसे सही कर लो, शायद गड़बड़ हो गया, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में होता है। ठीक है, ये क्वालिटेटिव along with the, एक मिनट को मैं इसे सही करती हूँ, रुको, ये लिखा वही चीज है, रुको सही चीज लिखी, गलत नहीं लिखी मैंने, थोड़ा लैंग्वेज का वो किया है, ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये डेवलपमेंट चेंजेस इन द क्वालिटी, मतलब क्वालिटेटिव भी होता है प्लस आपका क्वांटिटेटिव भी होता है, दोनों ही एस्पेक्ट होता है, वही चीज यहाँ पे लिखा, मतलब क्वालिटेटिव के साथ साथ यहाँ पे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में भी डेवलपमेंट में चेंजेस आते हैं। ग्रोथ क्या है, पार्ट है आपका डेवलपमेंट प्रोसेस का, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो एक वाइडर है, कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, इसके अंदर गोल आता है, इसके अंदर क्या आता है, गोल आता है। ग्रोथ में भी रिफर टू डिस्क्राइब द चेंजेस इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी एंड बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब ग्रोथ कहने का मतलब क्या है, किसी आपके पर्टिकुलर एस्पेक्ट में ही चेंजेस आ रहे हैं, मान लो आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, आपकी मसल्स इंक्रीज हो रही है ना, लेकिन जो आपका डेवलपमेंट है वहां पे क्या होता है, चेंजेस होते हैं ऑर्गेनिज्म में एज अ होल, चेंजेस होते हैं ऑर्गेनिज्म में एज अ होल। ये सारे कीवर्ड्स है, आपकी कॉपी में प्लीज लिख लेना आप लोग भी। Next, the changes produced by a growth are subjects of measurement. Yes, हम जो भी यहाँ पे changes हो रहे हैं उनको हम measure कर सकते हैं। They can be quantified and observable in nature. ठीक है, उनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, उनके नेचर को ऑब्जर्व किया जा सकता है। डेवलपमेंट ब्रिंग्स क्वालिटेटिव चेंज, लेकिन जो डेवलपमेंट है वहां पे क्या होता है, आपका क्वालिटेटिव चेंज होता है, विच आर डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली। किसी की पर्सनालिटी को मेजर कर पाना, मतलब जैसे होता नहीं कि कुछ ऐसे क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, किसी का एटीट्यूड है, किसी का बिहेवियर है ना, उसको मेजर कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। दे आर एसेसेस थ्रू कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर इन डिफरेंट टर्म्स, मतलब हम डिफरेंट सिचुएशन में जाकर के अगर उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे तभी हम उसको उसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को मेजर कर पाएंगे। लेकिन जब हम ग्रोथ में बात करते हैं तो हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ, जैसे एक बच्चे की हाइट बढ़ रही है, ठीक है, मान लो एक बच्चा पतला था, बाद में फिर वो मोटा हो रहा है, तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि हमें विजिबल हो रहे हैं वो चेंजेस हमें विजिबल हो रहे हैं। लेकिन मान लो कि एक बच्चा बहुत कम गुस्सा करता था, अचानक से उसको बहुत गुस्सा आने लगा हो, तो क्या उसको मेजर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। ठीक है, वही बात है। ग्रोथ मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट, बट डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। ठीक है, बट डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। इतनी बातें क्लियर है, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रिंसिपल्स। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहला प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैचुरेशन एंड लर्निंग। ठीक है, जो डेवलपमेंट होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, आपकी मैचुरेशन एंड लर्निंग पे डिपेंड करता है। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, यस, डेवलपमेंट को अनुमानित किया जा सकता है, बताया, अनुमान लगाया जा सकता है। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। जो प्रारंभिक विकास होता है वो बाद के विकास की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है वहां पे सोशल एक्सपेक्टेशन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, और डेवलपमेंट जो है उसकी कुछ पोटेंशियल हैजार्ड्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है पोटेंशियल हैजार्ड्स नहीं है। आप एक एक को देख लो, जैसे यहाँ पे इधर आ जाओ, जैसे डेवलपमेंट यहाँ पे लिखा है इन्वॉल्व्स चेंजेस। डेवलपमेंट में क्या होता है, आपके चेंजेस आते हैं और ये वूम टू टूम चलता है, ये चीज मैंने बता दिया, मतलब आपकी जैसे कंसेप्शन से लेके टू द टाइम ऑफ डेथ ये चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि ये थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। ठीक है, डेवलपमेंट फॉलोज अ डायरेक्शन, ये सारे प्रिंसिपल्स ही हैं आपके
जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, डेवलपमेंट फॉलोज अ डायरेक्शन एंड यूनिफॉर्म पैटर्न इन एन ऑर्डरली मैनर। मतलब यहाँ पे जो डेवलपमेंट है हमेशा किसी एक डायरेक्शन में चलता है। सेफेलोकॉर्डल सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, सेफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, तो वो सब क्या है, वो इसकी डायरेक्शन ही है, सेफेलोकॉर्डल या फिर प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब वो होता क्या आगे देख बताती हूँ, इसी में ही है। डेवलपमेंट फॉलोज अ डायरेक्शन एंड यूनिफॉर्म पैटर्न, मतलब उसका एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, उसी को ही वो फॉलो करता है, चाहे बच्चा इंडिया में हो, चाहे यूएसए में हो, कहीं पे भी हो। डेवलपमेंट का एक ऑर्डर होता है, एक मैनर होता है, उसी में ही बच्चा चलता है, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी टू द आउटवर्ड्स, ठीक है। डेवलपमेंट जो है, इधर आओ, उसका ही मैंने इमेज डाला है, नहीं डाला, इमेज देख लोगे तो थोड़ा सा, नहीं डाला है, चलो कोई नहीं, मैं ऐसे समझाती हूँ। इमेज देखने से रहता है कि थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाता है। मैं भूल गई वो इमेज डालना है इसमें। मैं बना के बताती हूँ आपको, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कहाँ क्या, डेवलपमेंट जो है वो प्रोसीड करता है सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड, मतलब सेंटर, जो सेंटर है यहाँ से आउटवर्ड की तरफ जाता है, आउटवर्ड की तरफ जाता है, ठीक है। दिस इज द प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्शन में होता है, तो कौन सी डायरेक्शन होती है, एक होती है आपकी प्रॉक्सिमोडिस्टल, एक होती है आपकी सेफेलोकॉर्डल, ठीक है। सीटेट वगैरह में, यूपी टेट में इस तरह से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। और हो सकता है काफी सारे लोगों को पहले से पता भी हो इसके बारे में। प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड सेफेलोकॉर्डल दो डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। जब हम प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात करते हैं तो आपका सेंटर से एक्सट्रीमीज की तरफ जाता है, सेंटर से आउटवर्ड की तरफ जाता है, तो ये होता है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट दैट डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ द डेवलपमेंट नियरर टू फार अपार्ट। मतलब यहाँ पे सबसे पहले, इस केस में सबसे पहले क्या डेवलप होता है, स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होता है। इस केस में सबसे पहले क्या डेवलप होता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होता है बिफोर आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब ये जो आउटर पार्ट है बॉडी का, इससे पहले आपका स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे डेवलप होता है। दिस द चाइल्ड आर्म्स डेवलप बिफोर द हैंड, मतलब जो आपके आर्म्स होते हैं, कंधे होते हैं, सबसे पहले वो डेवलप होते हैं, उसके बाद आपका हैंड डेवलप होता है, ठीक है। फीट डेवलप होती है, उसके बाद फिर फिंगर्स आती हैं, फिर ऐसे करके, ठीक है। तो ये वही वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है। सेफेलोकॉर्डल में क्या होता है, सबसे पहले आपका नियरर टू फार, मतलब सबसे पहले आपका सेंटर से डेवलप होना स्टार्ट होगा, ठीक है। पहले आपका कंधा डेवलप होगा, उसके बाद हाथ, फिर हाथ के बाद फिर उंगलियां उसमें आएंगी, ठीक है। ये चीज यहाँ पे बोल रही है, ठीक। फिर हम बात करते हैं, सॉरी ये प्रॉक्सिमोडिस्टल में था। सेफेलोकॉर्डल में बात करते हैं तो ये हेड टू डाउनवर्ड, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड डाउनवर्ड, मतलब सबसे पहले आपकी ये सर आएगा, सबसे पहले आपका ये यहाँ पे हेड बनेगा, उसके बाद हेड टू टो, क्या बोलते हैं इसको, हेड टू टो जाता है, हेड टू टो जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फ्रॉम हेड टू टेल या फिर हेड टू टो भी बोल सकते हो। दिस द चाइल्ड, सबसे पहले जो बच्चा, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो अपने सर को कंट्रोल करना स्टार्ट करता है, ठीक है। कोई भी बच्चा आता है, देखो उसका सर बहुत हल्का होता है, इधर उधर इधर उधर घूमने लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले उसके सर को कंट्रोल किया जाता है, बाद में उसके आर्म्स को, फिर उसके लेग को। मतलब सबसे पहले क्या करेंगे हम, कोई भी बच्चा हो, चाहे इंडिया का हो चाहे कहीं का भी हो, ठीक है, XYZ कहीं का भी हो, सबसे पहले उसका सर को कंट्रोल किया जाता है, फिर उसके हैंड्स को, फिर उसके फिर उसके आर्म्स को, फिर उसके हैंड्स को, फिर उसके लेग्स को। तो ऐसे ही डेवलपमेंट एक ऑर्डर में चलता है ना। ये जो डेवलपमेंट है ये पूरा एक ऑर्डर में चलता है, समझ में आया। नेक्स्ट आओ, individual differences in the development process, yes, even though the pattern of development is similar। माना कि यहाँ पे जो development process है वो similar होता है सभी बच्चों के लिए, लेकिन जो rate of development होता है among the children वो vary करता है। important line, ठीक है। जिन लोगों को नहीं समझ में आई ये चीज पता हो पहले से, कि जब हम यहाँ पे वो सिर्फ ये समझ रहे हो कि डेवलपमेंट तो सिमिलर है तो हर इंडिविजुअल में सेम ही रहेगा, अलग हो ही नहीं सकता, नहीं होता है, ठीक है। हम मान रहे हैं कि हाँ डेवलपमेंट सेम का जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है, पैटर्न सेम होता है, बट
जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है ना, वो वेरी करता है आपके बच्चों के अंदर, ठीक है। हर चिल्ड्रन की अपनी एबिलिटीज होती हैं, अपना परसेप्शन होता है। जैसे कि अभी हम लोग ने देखा है कि डेवलपमेंट किस चीज पे डिपेंड करता है, हमारे मैचुरेशन पे, है ना, हमारे मैचुरेशन पे और इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, ठीक है। और कैसे इन्वायरमेंट है, तो हर बच्चे का, मान लो यहाँ का इन्वायरमेंट कुछ और है, बाहर फॉरेन कंट्रीज का इन्वायरमेंट कुछ और है, तो वहां पे जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है वो वेरी करेगा आपके इंडिया के बच्चों से। लेकिन जो पैटर्न रहेगा, मतलब जो सेफेलोकॉर्डल है तो सेफेलोकॉर्डल पहले सर से आपका पैर ही जाए, सर से पैर ही बनेगा, ऐसा नहीं सबसे पहले पैर बन जाएंगे उसके, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है वो सेम रहेगा, बट रेट ऑफ डेवलपमेंट वो वेरी करता है अमंग द चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ देयर इन्वायरमेंट, ठीक है, उनके जो इन्वायरमेंट है उनकी वजह से। चिल्ड्रन डिफर फ्रॉम ईच अदर बोथ जेनेटिकली एंड इन्वायरमेंटली, वही चीज मैंने जो बताई आपको, ठीक है। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैचुरेशन एंड लर्निंग, यस, जो हमारी मैचुरेशन होती है, ठीक है, मैचुरेशन डिफर करता है टू द सिक्वेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, ठीक है, जिसमें एंड गिव चिल्ड्रन न्यू एबिलिटीज, ठीक है। तो ये सारी जो डेवलपमेंट है वो हमारे मैचुरेशन एंड लर्निंग पे भी डिपेंड करता है, राइट। नेक्स्ट डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, यस, जो डेवलपमेंट होता है वो हम जीवन काल के दौरान, मतलब हम इसको पूरा अनुमान लगा के बता सकते हैं, इसको अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। जबकि जो डेवलपमेंट है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है किससे, हमारे जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर से, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से ये हमारा प्रभावित होता है। उसके बावजूद हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट करके बता सकते हैं कि हाँ, मतलब पहले से प्री डिफाइंड होता है, कि प्री डिफाइंड मैनर होता है कि हाँ पहले सर, बच्चे का पहले सर बना होगा, सर के बाद फिर उसका हाथ बना होगा, हाथ के बाद उसका फिर कंधा बना होगा, फिर उसके बाद उसका हाथ, फिर उसका फिंगर बना होगा, फिर उसका लेग बना होगा, फिर लेग की फिंगर बनी होगी। तो हम ये प्रिडिक्ट करके बता सकते हैं ना, तो बस वही चीज लिखी हुई है, ठीक। For example, the growth of the child in height and weight, etc., continue up to a certain age. In general, it is also found that children follow a commonality in the development period of life. All children grow following the period like prenatal period. सभी बच्चे पहले प्रीनेटल पीरियड में जाएंगे, फिर पोस्ट नेटल में जाएंगे। आगे हम लोग इसे पढ़ेंगे। जैसे पोस्ट नेटल पीरियड है, उसमें क्या क्या आता है, इन्फेंसी आता है, बेबीहुड आता है, चाइल्डहुड आता है, पबर्टी आता है, एंड सो ऑन। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसको हम बता सकते हैं, मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगाया जा सकता है कि इतने साल का बच्चा है तो इस एज, इस पीरियड में होगा, फिर इस पीरियड में होगा, ऐसे ऐसे गया होगा, हम इसको अनुमान लगा के बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी मैंने बोला था, अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। जो अर्ली इसमें मिल्टन ने लिखा है, जो चाइल्डहुड होता है, ठीक है, द चाइल्ड शोज द मैन एज मॉर्निंग शो द डे, ये इनका एक पूरा स्टेटमेंट था। जो बचपन होता है वो आदमी को दिखाता है क्योंकि सुबह दिन दिखाती है। सिमिलरली एरिक्सन ने भी अपना इसी में एक व्यू दिया था। चाइल्डहुड, जो चाइल्डहुड होता है एक बच्चे का, ठीक है, एक बच्चे का बचपन जो होता है वो is the scene of the man's beginning as man, ठीक है, is the scene of the man's beginning as man, ठीक है। तो अर्ली डेवलपमेंट बोला जाता है, ही एक्सप्लेन दैट इफ अ पेरेंट्स ग्रेटिफाई द नीड्स ऑफ द चाइल्ड फॉर फूड, अटेंशन एंड लव एक्सेट्रा, हिज परसेप्शन टुवर्ड्स पीपल एंड सिचुएशन रिमेन पॉजिटिव थ्रू आउट हिज लाइफ। मतलब ये बोला यहाँ पे, सिंपल सी ये बात की जा रही है जब अर्ली डेवलपमेंट में, कि बच्चे को शुरुआत से ही अगर हम उसका जो नीड है, उसकी जो जरूरतें हैं, उसको जो अटेंशन चाहिए, जो उसको लव चाहिए, अफेक्शन चाहिए, वो हम शुरुआत से ही उसको एक पॉजिटिव वे में अगर देना स्टार्ट कर देंगे तो आगे भी उसका वही एटीट्यूड, वही परसेप्शन बना रहेगा। लेकिन अगर शुरुआत से ही उसको वो सारी चीजों की कमी रही, या फिर कुछ नेगेटिव सिचुएशंस वगैरह कुछ फेस की उसने, ठीक है, मान लो उसकी वजह से वो इमोशनली वीक हो गया, फिजिकली वीक हो गया, तो उसको वो, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस की बात की जा रही है जो उनके पेरेंट्स ही उनको देंगे, ठीक है। तो शुरुआत में ही उनका जो अर्ली डेवलपमेंट होता है, बच्चे का जो शुरुआती दिन होता है, उसी में ही जो वो एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसका इम्पैक्ट उनकी आगे की लाइफ में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी वजह से बोला जाता है अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन द लेटर डेवलपमेंट, राइट। नेक्स्ट आ जाओ। अब इसमें जैसे कई सारे सोसाइटीज वगैरह के बारे में दे रखा हुआ है, आगे आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे।
डेवलपमेंट हैज अ पोटेंशियल हैजार्ड। जो डेवलपमेंट है उसमें कई सारे खतरे भी होते हैं, विभिन्न तरह के विकास के संभावित खतरे। हैजार्ड्स में भी फिजिकल, अब ये जो हैजार्ड्स हैं, ये जो खतरे हैं, ये फिजिकल हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। और हो सकता हो ये हमारे इन्वायरमेंट से निकल के आ रहे हो, वो इन्वायरमेंट जहाँ पे बच्चे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे बच्चे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, दे, और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उन पे, उनके फिजिकल और उनके सोशो फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, ठीक है। तो वो कुछ उसके खतरे भी होते हैं कि आपके डेवलपमेंट के, कि कौन से इन्वायरमेंट में बच्चा है, ठीक है। तो ये भी उसको एक हैजार्ड की तरह आप लिया जा सकता है। यहाँ पे कंटिन्यूटी, ये कंसेप्शन टू डेथ चलता है, ठीक है, सतत प्रक्रिया है एक तरीके से। ये सिक्वेंशली, अभी हम लोगों ने ये पहले ही देखा, ये ऑर्डर में चलता है। फ्रॉम हेड टू फुट, हेड टू फुट क्या है आपका, ये आपका सेफेलोकॉर्डल है। फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस टू द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बॉडी, ये क्या है आपका प्रोक्सिमल डिस्टल, ठीक है। जनरल टू स्पेसिफिक चलता है, ये सब डायरेक्शंस हैं आपकी, ठीक है। जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। सबसे जब भी बच्चा शुरुआती दिनों में देखो तो बच्चा क्या करता है, अपने हाथ पैर सर सब कुछ हिलाने लगता है। अगर कोई चीज उसको चाहिए, उठाना है, तो उसको ये नहीं पता होता कि हम इस हाथ को ऐसे राइट हैंड को आगे करेंगे वो हमें मिल जाएगा। उसके लिए वो खुद ही लुढ़क करके आगे चला जाएगा, उसका सर भी हिलेगा, हाथ भी हिलेगा, मतलब फिर धीरे धीरे, ठीक है। जैसे बच्चे शुरुआती दिनों में जब होता है तो कैसे लिखता है, ऐसे ऐसे करके, किसी अब उसको ए बनाना है तो ए को ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, लेकिन धीरे 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 करके वो स्पेसिफिक तरीके से ए बनाना सीख जाता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे बोले जा रही है कि सबसे पहले, फॉर एग्जाम्पल, द फोटस मूव इट्स होल बॉडी बट इट इज इनकैपेबल ऑफ मेकिंग स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस, राइट। जनरल टू स्पेसिफिटी, वही चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट, तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये समझ में आया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है और उसके प्रिंसिपल क्या होता है। दो टॉपिक यहाँ पे पढ़ लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और उसके प्रिंसिपल के बारे में। और इतना जितना मैंने बताया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, उसके प्रिंसिपल के बारे में, उतना सफिशिएंट है। उससे ज्यादा आपको डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है। अभी आ जाते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। जब हम यहाँ पे बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस, ये एक तरीके का ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे अटेंशन होता है। अब ये जो टर्म्स लिखे हुए हैं हाईलाइटेड, उनको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, रिफ्लेक्शन एंड इनसाइट, ठीक है। अटेंशन किस चीज का, मतलब अटेंशन किस चीज का, आप किसी सेंसरी जो स्टिमुली है उस पे फोकस करना है ना, फोकस ऑन अ सिलेक्शन ऑफ अ सेंसरी स्टिमुली, ये होता है आपका अटेंशन। मतलब वहां पे आप अटेंशन फोकस कर रहे हो। परसेप्शन, अब उसके लिए जो भी आपका स्टिमुली था उसके लिए आपने एक यहाँ पे परसेप्शन तैयार किया, जहाँ पे डिटेक्शन आता है और ऑर्गेनाइजेशन आता है, इंटरप्रिटेशन आता है, किसका, जो भी आपकी ये सेंसरी इंफॉर्मेशन होगी उससे रिलेटेड। अब उसको मेमोराइज करोगे, आप रिटेन करोगे, है ना, उसको मेमोराइज करोगे, रिटेन करोगे, रिकॉल करोगे जो भी परसीव इंफॉर्मेशन होगी। फिर उसके लिए नॉलेज को यूज करोगे, मतलब यहाँ पे रीजनिंग आ जाती है, ठीक है। यूजिंग नॉलेज टू मेक द एसोसिएशन बिटवीन द फैमिलियर एंड न्यू इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे रीजनिंग करोगे कि हाँ ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है उससे रिलेटेड जो मेरे हमारे पास पहले से इन्फॉर्मेशन है, दोनों के बीच में क्या एसोसिएशन हो सकते हैं। उसके बाद फिर आप इन्फ्रेंस निकालोगे, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, ठीक। अब क्या करोगे, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे इवैल्यूएशन करोगे क्वालिटी ऑफ आइडियाज का, सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, है ना। फिर इंसाइट कर लोगे। इंसाइट मतलब अब वो जो भी आपने यहाँ पे अप्लाई किया है उसको एक नए रिलेशन, मतलब रिकॉग्निशन करोगे न्यू रिलेशनशिप का, बिटवीन टू सेगमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बिटवीन टू सेगमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारे किससे रिलेटेड होता है, हमारे कॉग्निशन से, इंटेलेक्ट से। ये किससे रिलेटेड है, हमारे इंटेलेक्ट से रिलेटेड है, कॉग्निशन से रिलेटेड है, जहाँ पे हमारा माइंड आता है। मतलब ये इसको डेवलप ऐसे डिफाइन भी किया जा सकता है। यहाँ पे इंडिविजुअल जो होता है, इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू कोप विद द चेंजिंग वर्ल्ड थ्रू द कंटिन्यूअस ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ एक्सपीरियंसेस। एक इंडिविजुअल अपने आसपास के माहौल के साथ, अपने इन्वायरमेंट में कैसे उसके जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसके साथ उसके साथ कोप अप कर पाएगा विद द कंटिन्यूअस ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ एक्सपीरियंसेस, राइट।
तो जिसमें हम लोग कुछ प्रोसेस होते हैं इसमें। सबसे पहले आप अटेंशन पे जाओगे, फिर अटेंशन के बाद आप परसेप्शन पे जाओगे, इमेज में देखोगे तो ऐसे ही बना मिलेगा आपको। फिर मेमोरी, मतलब आपने इसको रिटेन कर लिया, अब ये याद होना चाहिए आपको। फिर रीजन दोगे, फिर उसका रिफ्लेक्शन, फिर उसको लास्ट में इनसाइट कर लोगे। इस तरह से स्टेप्स आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉग्निटिव जो थ्योरी है, डेवलपमेंट है, वो दिया किसने था? वो आपकी जीन पियाजे ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। जहाँ पे इन्होंने कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात की थी। वो कंसेप्ट कौन कौन से थे? पियाजे ने आइडेंटिफाई किया था 4 कंसेप्ट को। कितने कंसेप्ट को? 4 कंसेप्ट को आइडेंटिफाई किया था। स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन, ठीक है। दीज आर द 4 कंसेप्ट जिसपे जीन पियाजे ने बात की थी। स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन, राइट। अब स्कीमा क्या है? स्कीमा, पियाजे यूज द टर्म स्कीमा टू रिफर द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर by which individuals intellectually adapt to an organize their environment, block of knowledge gained through experience। अगर एक कीवर्ड में ध्यान रखना है स्कीमा के बारे में तो कैसे ध्यान रख सकते हो? ये क्या है? ब्लॉक ऑफ नॉलेज। मैं एक एक कीवर्ड में यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। ये क्या है आपका? ब्लॉक ऑफ नॉलेज, ठीक है। जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हो, जहाँ पे आप क्या करते हो? अपने एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करते हो, इंटेलेक्चुअली अडेप्ट करते हो, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हो, ठीक है। वो स्कीमा क्या है? हमारा माइंड है, हमारा दिमाग है, ठीक है। फिर आते हैं एसिमिलेशन पे। एसिमिलेशन मतलब दिस प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग न्यू परसेप्चुअल मोटर or conceptual material or experiences into existing schema is termed as assimilation। मतलब ये जो हमारा existing schema है, ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? कोई नई नॉलेज को यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। कोई नई नॉलेज को यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। एक नई नॉलेज को यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। एकोमोडेशन, मान लो ये जो एसिमिलेशन है, व्हेन दिस प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन इज नॉट पॉसिबल, मतलब ये जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है इसके अंदर एक नई इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करना अगर पॉसिबल नहीं हो पाता है, इन दैट केस, मतलब इस केस में आपके पास कोई भी स्कीमा फिर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फिर स्कीमा अवेलेबल नहीं है उस नई इंफॉर्मेशन को फिट करने के लिए, अगर ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं हो पाता है, इन दैट केस आपके यू डोंट हैव एनी स्कीमा into which to fit new data or the characteristics of the available schema। for that आप न्यू स्कीमा का यहाँ पे क्या करोगे? डेवलप करोगे, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या करोगे? आप न्यू स्कीमा को डेवलप करोगे, ठीक है। एकोमोडेशन में एक न्यू स्कीमा को डेवलप करोगे इन ऑर्डर टू अडॉप्ट दीज न्यू एंड यूनिक एक्सपीरियंसेस, ठीक है, जिसमें आप ये जो न्यू एक्सपीरियंसेस हैं उसको डाल सको, ठीक है। समझ में आया? इसी प्रोसेस को ये जो प्रोसेस होता है क्रिएटिंग अ न्यू स्कीमा, ठीक है, इसको इन्होंने पियाजे ने क्या बोला? एकोमोडेशन बोला। इसको पियाजे ने क्या बोला? एकोमोडेशन बोला। एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन समझ में आया? एसिमिलेशन मतलब एग्जिस्टिंग जो स्कीमा है उसके अंदर नई नॉलेज को हम फिट कर रहे हैं। एकोमोडेशन जब आपका जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसके अंदर आप एक वो जो नई इंफॉर्मेशन है जिसको फिट करना चाह रहे हो वो फिट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। व्हेन द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन इज नॉट पॉसिबल because there is no schema, in that case, ठीक है, in that case आप क्या करोगे? एक नया स्कीमा को डेवलप करोगे in order to adopt to these new and unique एक्सपीरियंसेस, ठीक है। इन ये जो न्यू और न्यू जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको अडेप्ट कराने के लिए जो न्यू स्कीमा को आपने डेवलप किया है, तो ये जो न्यू स्कीमा है इसी ही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्कीमा पियाजे टर्म्ड एज एकोमोडेशन। फिर आते हैं इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। इक्विलिब्रियम की अगर बात करें, पियाजे हाइपोथेसाइज्ड दैट सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस कॉल्ड इक्विलिब्रेशन operated in all the children and adults। This equilibrium is a state of balance। Equilibrium क्या है? It is the state of balance between assimilation
एंड एकोमोडेशन, ठीक है। इट इज द स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। समझ में आया इतनी बातें? आगे आ जाओ, यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। अब हम लोग आते हैं जीन पियाजे की जो स्टेजेस थे उस पे हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने 4 स्टेजेस के बारे में बात की थी। जो पहली स्टेज थी उसमें 6 स्टेजेस और भी हैं, सबको एक एक करके यहाँ पे हम लोग समझेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टेजेस इंपॉर्टेंट है और इजी भी होता है। अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो 2 नंबर चले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम लोग आराम से समझेंगे। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस में कुछ स्टेजेस को सजेस्ट किया। इन्होंने बोला जो बच्चा है वो स्टेजेस में बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो स्टेजेस में होता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं लर्निंग में, वो हर बच्चा वैसे ही वहां पे डेवलप करता है, ठीक है। जिसमें इन्होंने बात की सबसे पहले सेंसरी स्टेज की। अब इनका जो ईयर है उसको आप लोग को ध्यान में रखना है। सेंसरी स्टेज की, प्री ऑपरेशनल स्टेज की, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की। समझ आया? सेंसरी और मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, देखो ऐसे लिख सकते हो SPCF, ठीक है, SPCF ऐसे भी मैंने अपना याद रखा था, आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। S का मतलब जन्म से 2 साल, ठीक है, और उसके बाद 2 साल से आपका 7 साल कहाँ चला गया? प्री ऑपरेशनल में, ठीक है, प्री ऑपरेशनल में 7 साल यहाँ चला गया। अब 7 से यहाँ पे ले लो, 7 से 11 साल कहाँ चला गया आपका? कंक्रीट में, और 11 प्लस कहाँ चला गया? आपके फॉर्मल में चला गया। तो ऐसे आसानी से याद कर सकते हो, ठीक। जहाँ पे इन्होंने बात की कि 4 स्टेजेस के बारे में बात की। अब ये चारों स्टेजेस हैं क्या, ये समझो। ये वही है, देखो यहाँ पे इमेज में दे रखा हुआ है सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, जहाँ पे 2 साल तक के बच्चे आते हैं जन्म से, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल, कंक्रीट आपके 7 से 11 और फॉर्मल आपके प्लस 11 प्लस चले जाते हैं, ठीक। अब इनका जो मैं आपको इधर आओ कैरेक्टरिस्टिक्स समझाती हूँ। यहाँ पे मेन है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझना। जब हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे एक मिनट, ये जो सेंसरी स्टेज है उसको फिर से क्लासिफाई किया गया था। अब ये जैसे सेंसरी स्टेज है, ठीक है, यहाँ पे 18 से 24 मंथ लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसमें क्या आता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। क्या आता है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। अभी मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और भी आप लोग को बता रही हूँ, पहले ये थोड़े से जो कीवर्ड्स लिखे वो समझ लो। फिर प्री ऑपरेशनल, इसका क्या गोल होता है? सिंबॉलिक थॉट। फिर कंक्रीट में लॉजिकल थॉट आता है। फिर यहाँ पे साइंटिफिक रीजनिंग आती है। अब जैसे यहाँ पे वो स्लाइड कहाँ गई, रुको एक मिनट। अच्छा ठीक है, वो जो मैंने की पॉइंट वाली स्लाइड लगाई थी वो चली गई कहीं। चलो डिटेल में पहले से समझो। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताई आपको जो पियाजे की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है ना, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बताई। डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, ठीक है। सबसे पहले होती है आपकी सेंसरी स्टेज। जब हम सेंसरी स्टेज की, सेंसरी मोटर स्टेज की बात करते हैं तो सेंसरी, अभी आगे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेंगी, यहाँ पे है आगे। सेंसरी मोटर जो स्टेज है ये आपकी फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज है। चारों स्टेजेस में से पहली स्टेज आपकी सेंसरी मोटर स्टेज है, जहां पे आपके 2 साल तक के बच्चे आते हैं, ठीक है। अब ड्यूरिंग दिस पीरियड, अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स ही है आपकी। ड्यूरिंग दिस पीरियड, मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, ड्यूरिंग दिस पीरियड इन्फेंट डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड थ्रू कोऑर्डिनेटिंग सेंसरी एक्सपीरियंसेस। मतलब यहाँ पे जो इन्फेंट है वो अपना अंडरस्टैंडिंग जो है वर्ल्ड का, वो किसके थ्रू डेवलप करता है? अपने जो सेंसेस के, जो सेंसेस हैं उसके थ्रू, ठीक है, उनको कोऑर्डिनेट करके उसको वो समझने की कोशिश करता है। मतलब सेंसेस में क्या आता है? सुनना, है ना, सूंघना और देखना, ठीक है, या फिर विद मोटर एक्शन जिसमें रीचिंग एंड टचिंग, मतलब आपके पास जाएगा, टच करके देखेगा, ठीक है। तो सिंपल से यार ये ध्यान रखो, इस पीरियड में जो डेवलपमेंट होता है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो उसके सेंस ऑर्गन से निकल के आती है। किससे निकल के आती है? उसके सेंस, वो आपको छू के देखेगा, आपको सुनेगा, टच करेगा, उससे वो समझेगा उस चीज को। मेन डेवलपमेंट जो होता है ड्यूरिंग द सेंसरी मोटर स्टेज इज द अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, इवेंट अकर इन द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ वंस ओन एक्शन, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है
वो उसी ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस। सबसे बड़ा कीवर्ड यहाँ पे यही है कि बच्चों को यहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है इस स्टेज में, ठीक है, इस स्टेज में क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू प्लेस अ टॉय अंडर अ ब्लैंकेट, ठीक है, द चाइल्ड हु हैज अचीव्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन से स्टेज में आता है, सेंसरी मोटर की जब चौथी स्टेज छठी स्टेज में जाते हैं तब आता है, आगे भी डिस्कस करेंगे। जब बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस जो अचीव कर लेता है, ठीक है, और मान लो आपने क्या किया, एक टॉय को ब्लैंकेट के नीचे छिपा दिया, ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया ना, तो ही नो इट इज देयर एंड कैन एक्टिवली सीक इट, ठीक है, वो समझ पाएगा कि हाँ ब्लैंकेट के नीचे कुछ रखा है और उसको वो उठा लेगा, ठीक है। लेकिन एट द बिगनिंग ऑफ दिस स्टेज द चाइल्ड बिहेव एज इफ द टॉय हैड सिंपली डिसअपियर्ड। मतलब ऐसे समझो इसको, मैं देखो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट परमानेंस में, कि ऑब्जेक्ट परमानेंस यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे जैसे ये स्टेजेस हैं, ये वाले स्टेज, ये समझ रहे हो, ये स्टेजेस हैं, ये सारी सब स्टेजेस हैं आपकी सेंसरी मोटर स्टेज की। जब बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली स्टेज आ जाती है, ठीक है, जब बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस वो अचीव कर लेता है, और मान लो आपने एक ब्लैंकेट के नीचे क्या रख दिया, टॉय को रख दिया, तो उस केस में बच्चा वो समझ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट उसको समझ में आ गया है कि इस ब्लैंकेट के नीचे कुछ तो है, तो उठा करके उसको देखेगा और उसे वो मिल जाएगा। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली जो स्टेज है, ये जो उसको अगर ये जो स्टेज है जब वो उसको रीच नहीं कर पाता है, ठीक है, उससे पहली वाली स्टेज में आपने अगर मान लो ब्लैंकेट के नीचे टॉय को रखा, तो उसे ऐसा लगेगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो डिसअपियर हो गया है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिसअपियर हो गया है। तो ये चीज यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। और फिर यही जो स्टेज होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है, यही जो स्टेज होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली, उसी से फिर आपका आगे प्री ऑपरेशन वाली स्टेज स्टार्ट होती है, ठीक है। अब देखो ये सब स्टेजेस हैं यहाँ पे। सबसे पहले कौन सी स्टेज है, रिफ्लेक्स एक्ट, ठीक है। अब एक एक चीज को यहाँ पे समझना और इसकी जो ईयर्स है उसको बहुत अच्छे से समझना। जो पहला स्टेज है आपका सब स्टेज है रिफ्लेक्स एक्ट, ठीक है। मतलब देखो ये सिंपल रिफ्लेक्सेस ये फर्स्ट स्टेज है, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन ये सेकेंड स्टेज है, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन ये थर्ड स्टेज है, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन ये फोर्थ है, टर्शरी सर्कुलर ये फिफ्थ है, और अर्ली सिंबॉलिक थॉट, ठीक है, ये आपका सिक्स स्टेज है। जहां पे जो पहला स्टेज है वो आपका है रिफ्लेक्स एक्ट। वो क्या है आपका रिफ्लेक्स एक्ट जो स्टार्ट होता है, एक मिनट को आ रहे तो सबसे पहली स्टेज क्या है यहाँ पे, रिफ्लेक्स एक्ट है। पहली स्टेज है फर्स्ट मंथ ऑफ द लाइफ, जो पहला मंथ होता है, पहला जो महीना होता है, ठीक है, वो जो स्टेज होती है इट इज द स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्ट। ये स्टेज कौन सी आपकी रिफ्लेक्स एक्ट है। यहाँ पे न्यूनेट, जो न्यूनेट होते हैं आपके, जो नवजात शिशु होते हैं, ठीक है, टू रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल जो स्टिमुलेशन होता है विद द इनेट रिफ्लेक्स एक्शंस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ब्रश अ बेबी माउथ और चीक विद योर फिंगर इट विल शक, मतलब यहाँ पे इनको प्लेजर कहाँ से मिलता है, अपने माउथ से मिलता है। इसी वजह से आप जैसे ही उनका माउथ वगैरह ब्रश करने जाओगे या फिर कोई भी चीज दोगे उसको तुरंत वो चूसने लगेगा, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स एक्ट होता है यहाँ पे। फिर आता है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन मतलब ये सेकेंड सब स्टेज है आपकी, जहां पे बेबी विल रिपीट द प्लेजरेबल। यहाँ पे जो उसका जो प्लेजरेबल है वो एक्शन कहाँ से है, उसका माउथ से, ठीक है। जो भी चीज आप दोगे इस स्टेज में वो उसको माउथ में ले लेगा, ठीक है, चाहे आप हाथ भी रखोगे या कोई सामान भी दोगे तुरंत उसको मुंह में डाल लेगा, ठीक, क्योंकि उसको प्लेजर सीकिंग क्या है यहाँ पे, उसका मुंह है, माउथ है उसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो क्या करेगा, द बेबी विल रिपीट द प्लेजरेबल एक्शन, मतलब जो बेबी है वो जो प्लेजरेबल एक्शंस हैं उसको रिपीट करेगा, उसको क्या करेगा, वो रिपीट करेगा सेंटर्ड ऑन इट्स बॉडी। फॉर एग्जाम्पल बेबी फ्रॉम कहा गया, एक मिनट,
कहाँ पे थे, हाँ, फॉर एग्जाम्पल बेबीज फ्रॉम 1 to 4 month old will wiggle their fingers, kick their legs and shrug their thumbs. These are not reflex action. ये reflex action नहीं है, क्योंकि वो intentionally कर रहे हैं, क्योंकि वो ये सारी चीजों को intentionally perform कर रहे हैं. प्लेजर नहीं मिल रहा उनको, मतलब जानबूझ के वो आपको परेशान करने के लिए वो चीज कर रहे हैं, इस वजह से उनको वो खुशी मिल रही है. ठीक है, फिर आता है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन. ये आपका 4 से 8 महीने में होता है. कब होता है? 4 से 8 महीने में. अब बेबीज रिपीट द प्लेजरेबल एक्शन दैट इन्वॉल्व द ऑब्जेक्ट एलवेस. यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व नहीं था, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व नहीं था. यहाँ पे अब बेबीज क्या करेंगे, उसी एक्शंस को बार बार रिपीट करेंगे, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा उनके एक्शंस में, उनके एक्शंस में. एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज एन इनफैक्ट हु शेक्स द रैटल फॉर द प्लेजर ऑफ हियरिंग द साउंड. मतलब होता नहीं, बच्चे रैटल्स को बार बार प्रेस करते रहते हैं, जिससे आवाज आती है तो उनसे उनको अच्छा लगता है, इस वजह से वो. ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग सेकेंडरी बात करते हैं, जो है आपका 8 से 12 महीने. इंस्टेड ऑफ सिंपली प्रोलॉन्गिंग interested event, babies now show sign of an ability to use their acquired knowledge. मतलब अब वो अपनी जो क्षमता है, ठीक है, उसको यूज करते हैं to acquire the knowledge to reach a goal. मतलब the infant will not just shake the rattle, अब वो सिर्फ रटल को बजाएगा नहीं, but will reach out and knock to one side an object that stand in the way of it getting hold of the rattle. right? फिर आता है टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन. टर्शरी मतलब आपके जो सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन है उससे बिल्कुल डिफरेंट है. यहाँ पे दे आर इंटेंशनल एडेप्टेशन टू स्पेसिफिक सिचुएशन. ठीक है, इंटेंशनल एडेप्टेशन होता है किसी स्पेसिफिक सिचुएशन का. यहाँ पे द इन्फेंट हु वंस एक्सप्लोर्ड एन ऑब्जेक्ट बाय टेकिंग इट अपार्ट नाउ ट्राइज टू पुट इट बैक टुगेदर. उसे वापस से, शिशु जो एक बार किसी वस्तु को अलग करके उसका पता लगाता था, उसे वापस से एक साथ रखने की यहाँ पे कोशिश करता है वो. ठीक है, अब आता है सिंबॉलिक थॉट. सिंबॉलिक थॉट ये क्या है? लास्ट स्टेज है जहां पे ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है. दिस मींस दे हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू विजुअलाइज द थिंग. अब वो चीजों को विजुअलाइज कर पा रहा है, दैट आर नॉट फिजिकली. मतलब आपने ब्लैंकेट के अंदर टॉय को रख दिया है, फिजिकली प्रेजेंट नहीं है उसके सामने, लेकिन वो विजुअलाइज कर रहा है, यस इस ब्लैंकेट के नीचे कुछ रखा हुआ है. ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज द क्रूशियल टू द एक्विजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट परमानेंस, द मोस्ट fundamental achievement of the whole sensory motor stage of this development. ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपकी इस सेंसरी मोटर स्टेज में? ऑब्जेक्ट परमानेंस आना. जब बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, अचीव कर लेता है, तो वो क्या करता है? चीजों को विजुअलाइज कर पाता है. ठीक है, ही हैज डेवलप्ड द एबिलिटी टू विजुअलाइज द थिंग्स. राइट, अब आ जाओ प्री ऑपरेशनल स्टेज में. जब हम लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बारिश बहुत तेज से होने वाली है. प्री ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं जहां पे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, 2 पार्ट में, 2 से 7 साल है. इसको 2 पीरियड्स में एक्चुअली डिवाइड कर दिया जाता है. एक होता है प्री कंसेप्चुअल पीरियड, एक होता है इंट्यूटिव थॉट पीरियड. ठीक है, लिख लो इसे. एक होता है प्री कंसेप्चुअल पीरियड, एक होता है इंट्यूटिव थॉट पीरियड. समझ में आई बात? जो प्री कंसेप्चुअल पीरियड होता है वो होता है आपका 2 से 4 साल के लिए. ठीक है, 2 से 4 साल के लिए. यहाँ पे आती है आपकी सिंबॉलिक एक्टिविटी. यहाँ पे आती है सिंबॉलिक एक्टिविटी. लेकिन जो आपका ये इंट्यूटिव थॉट पीरियड होता है, ये 4+ क्या होता है? 4+2 7. ठीक है, 4+2 7 होता है. 4+2 7 होता है, जहां पे क्या होता है? फीलिंग इज ट्रू but cannot explain. But cannot explain. ठीक है, फीलिंग इज ट्रू बट कैन नॉट एक्सप्लेन. तो ये जो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है, दिस पीरियड इज कैरेक्टराइज बाय द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है. किसका डेवलपमेंट होता है? आपकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है एंड रैपिड कंसेप्चुअल डेवलपमेंट. ठीक है, 2 मिनट रुकना आना, बारिश पूरी तरह से मैं कपड़े हटा दूंगी, सारे भीग जाएंगे. 5 मिनट का टाइम देना.
सॉरी आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है क्योंकि मौसम खराब हो रहा है इधर के साइड का, मेरे साइड का बहुत ज्यादा, इस वजह से। चलो कोई नहीं, अभी कपड़े हट गए। कहाँ पे थे हम लोग? प्री कंसेप्चुअल, नहीं, लैंग्वेज। हाँ, ये जो पीरियड है यहाँ पे आपका क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है ना, एंड रैपिड कंसेप्चुअल डेवलपमेंट। अब इस डेवलपमेंट को डेवलपमेंट पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है आपका प्री कंसेप्चुअल पीरियड, जहाँ पे सिंबॉलिक एक्टिविटी होती है। दूसरा होता है आपका इंट्यूटिव थॉट पीरियड, मतलब जहाँ पे फीलिंग इज ट्रू, फीलिंग तो ट्रू होती है बट उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, इस ये प्री ऑपरेशन वाले में, ठीक है। अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे लिख लो, मैं पॉइंट में लिखवा दे रही हूँ। जैसे ईगोसेंट्रिज्म, एक मिनट रुको, ये कंक्रीट किया। पहली क्या है इसकी, ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है। मतलब बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा ईगोस्टिक होता है, मतलब वो चाहता है कि हर कोई सिर्फ उसको ही देखे, मतलब उसके ही बारे में बात करे, ईगोसेंट्रिज्म यहाँ पे, ठीक है। मतलब, और दूसरा आता है आपका सेंट्रेशन, ठीक है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी, सेंट्रेशन। फिर आता है आपका इनएबिलिटी टू रिवर्स ऑपरेशन। अब मैं एक एक चीज को भी बता भी देती हूँ आपको, पहले लिख लो, इनएबिलिटी टू रिवर्स ऑपरेशन, ठीक है। मतलब जो भी ऑपरेशंस किए जा रहे हैं उसको वो रिवर्स नहीं कर पाता है। मान लो आपने 2+3 बोला, ठीक है, 2+3 बोला, क्या आया, 5 आया, लेकिन अब उससे पूछो 3+2 क्या होता है, तो ब्लैंक हो जाएगा क्योंकि वो रिवर्स नहीं कर पा रहा है, ठीक है। एनिमिज्म, एनिमिज्म कहने का मतलब क्या है, क्या बोलते हैं उसको, जिन चीजों में जान नहीं है, ठीक है। एनिमिज्म कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, मान लो आपने क्या किया, उसकी डॉल को मार दिया, ठीक है, तो अब आपको वो रोने लगेगा, उस टाइम पे उसको ऐसा लगेगा उसकी डॉल को चोट लग गई है, ठीक है। तो ये होता है जो निर्जीव चीजें हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, मतलब उसमें जान भी नहीं है, लेकिन आप अगर उसको मार रहे हो, इसको हिट कर रहे हो, तो उसको ऐसा लगेगा कि आप उसको सच में चोट लग गई है, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, फिर आता है यहाँ पे ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। लिख लो, ये सारे कीवर्ड्स ही है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि आगे स्लाइड में तो सब लिखा हुआ है, लेकिन मैं कीवर्ड्स में यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग आ जाती है यहाँ पे, ठीक। फिर एक और चीज यहाँ पे आता है आपको, कंजर्वेशन इसके अंदर नहीं आता है यहाँ पे, एक मिनट, प्री ऑपरेशनल है ना यहाँ पे कंजर्वेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज की, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। जब हम लोग कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं, बाय द बिगिनिंग ऑफ द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज द चाइल्ड कैन यूज ऑपरेशन। अब यहाँ पे बच्चे ऑपरेशन का यूज कर पाते हैं, मतलब लॉजिकल जो रूल्स होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड, ये सारी चीजें वो कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ही और शी कैन कंजर्व द क्वांटिटीज। अच्छा हाँ, एक चीज यहाँ पे यही मैं बताना चाह रही थी, यहाँ पे उनके अंदर कंजर्वेशन भी नहीं आता है। मतलब कंजर्वेशन कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कंजर्वेशन नहीं आता है। मान लो आपने उनके सामने 1 लीटर जो पानी है, ठीक है, 1 लीटर पानी एक इतने बड़े से बाउल में रख दिया, उनके सामने इतने बड़े से बाउल में रख दिया 1 लीटर पानी, और उसी पानी को आपने क्या किया, इतने बड़े से टैंकर में रख दिया। अब उनसे आप पूछोगे कि किस वाले में पानी ज्यादा है तो पानी 1 ही लीटर इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, लेकिन जब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में होगा तो बच्चा बोलेगा इस वाले टैंकर में ज्यादा पानी है, ठीक है, क्योंकि उसको अंदर कंजर्वेशन नहीं आया। कंजर्वेशन कहाँ पे आता है, इस वाली स्टेज में आता है। कंजर्वेशन कहाँ पे आता है, इस स्टेज में आता है। और डीसेंटरिंग भी इस स्टेज में आता है, ठीक है, डीसेंटरिंग भी इस स्टेज में आता है। और रिवर्सिबिलिटी, मतलब अगर यहाँ पे 2+3 आपने 5 बोला है और अगर 3+2 पूछोगे तो क्या होगा, वो तुरंत 5 बता देगा आपको, ठीक है। वहां पे रिवर्सिबिलिटी भी यहाँ पे आ जाती है, ठीक। लॉजिकली थिंक कर पाता है चीजों को, वो क्या कर पाता है, लॉजिकली थिंक कर पाता है। तो आप यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, कंजर्वेशन होता है, रिवर्सिबिलिटी होती है, और डीसेंटरिंग होता है,
और क्लासिफिकेशन मतलब चीजों को क्लासिफाई कर पाता है, मतलब कई सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें दी, मान लो ट्रायंगल्स वाली चीजें एक साथ रख ली, सर्कल वाली चीजें एक साथ रख ली, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट वाली सेम वाली चीजें एक साथ, मतलब चीजों को वो धीरे धीरे क्लासिफाई कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में उसको डिफिकल्टी आती है, लॉजिकल थिंकिंग में डिफिकल्टी नहीं आता है, मतलब कंक्रीट चीजें होती हैं उन चीजों के साथ वो डील करता है जो कंक्रीट है, जो एब्स्ट्रैक्ट है उनके साथ वो डील यहाँ पे नहीं कर पाता है। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं, अच्छा एक चीज यहाँ पे और भी आता है, सीरेशन, ठीक है, सीरेशन मतलब निर्धारण करना, ठीक है, निर्धारण करना, ये एबिलिटी भी इस वाली स्टेज में आती है। मेजर कंट्रीब्यूशन सॉरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस स्टेज की, ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट द कंक्रीट इवेंट। अब यहाँ पे ध्यान रखना अब्स्ट्रैक्ट नहीं, कंक्रीट, वो इवेंट जो फिजिकली उसके सामने है, ठीक है, उनके बारे में वो लॉजिकली थिंक कर पाता है, चीजों जो भी चीजें हैं, जो भी कंसेप्ट है उसको समझ पाता है, कंजर्व कर पाता है, मतलब यहाँ पे कंजर्वेशन आता है उसके अंदर, वो मेंटली चीजों को रिवर्स कर पाता है जो मैंने ऊपर अभी बोला। उसके अलावा वो ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रंस ऑल्सो बिकम लेस इगोसेंट्रिक, बहुत मतलब डिसेंट्रिक हो जाता है, मतलब ज्यादा इगोसेंट्रिक नहीं होते हैं, ठीक है, उन्हें ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या ही सोच रहे हैं, ठीक है, इस चीज से बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता, लेकिन इस वाली स्टेज में उसको बहुत फर्क पड़ता है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। This stage is called concrete because children can think logically much more successfully if they can manipulate real materialistic or picture of them, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने जो भी बताई है आपको वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट फॉर्मल ऑपरेशनल में, यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक की मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ फॉर्मल में, फॉर्मल में क्या होता है, अब वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाता है, ठीक है, अब वो हाइपोथेटिकल थिंकिंग कर पाता है, हायर ऑर्डर की रीजनिंग कर पाता है, ठीक है, चीजों को एब्स्ट्रैक्टली थिंक कर पाता है, हाइपोथेसिस आती है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है, मतलब जैसे मान लो आपने, ऐसे होता नहीं है घर में अचानक से पूछ लिया जाता है कि 2+2 कितना हुआ, चार दहम सॉरी क्या बोलते हैं उसको, 12 5 से कितना हुआ, अचानक से बोल दिया, ठीक है, तो उस केस में उसको 5 को 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही अपने अंदर से ही सोच के आपको आंसर कर देगा। लेकिन इस वाली स्टेज में जो कंक्रीट वाली स्टेज है, यहाँ पे वो 12 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करके देखेगा तब वो आंसर करेगा, यहाँ पे वो नहीं पूछेगा, यहाँ पे देखे वहां पे मल्टीप्लाई नहीं करेगा, वो अपने आप से, मतलब आपने कुछ भी पूछा, मान लो बैठे हुए हो, होता है घर में कई सारे टेबल वगैरह पूछ लिए जाते हैं, तो आप मन ही मन में कैलकुलेट करके उसको बता देते हो, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे आती है, ठीक, ये चीजें क्लियर है। यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया, जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है, देख लो यहाँ पे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, पर्सनालिटी के। यहाँ तक की चीजें जितनी मैंने आप लोग को बताई हैं उतनी सफिशिएंट है, उससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है यहाँ पे, ठीक है। अभी आ जाओ पर्सनालिटी पे, ओके। पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी को भी मैं थोड़ा छोटा करके बताने की कोशिश करती हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने बहुत सारा है, रुको। जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, अगर मैं मीनिंग की यहाँ पे बात करूँ, एक थेरेटिकल मास्क, ठीक है, एक थेरेटिकल मास्क जो जो एक्टर होते हैं बिफोर गोइंग ऑन स्टेज, मतलब स्टेज पे जाने से पहले वो उस चीज को पहनते हैं, ठीक है, तो वो होता है आप पर्सनालिटी, ठीक है, वो होता है आपका पर्सनालिटी, मतलब ऐसे समझो उसको, जो पर्सनालिटी है ये निकल के आया है आपका एक लैटिन वर्ड से, ठीक है, कहाँ से निकल के आया है, एक लैटिन वर्ड से। अब ये लैटिन वर्ड कौन सा है आपका, पर्सोना, जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब होता है, और हाँ लैटिन वर्ड पर्सोना से निकल के आया है और फर्स्ट यूज्ड इन ग्रीक, ठीक है, पहले यूज कहाँ किया गया है इसको, फर्स्ट यूज्ड इन ग्रीक, और जिसका मतलब होता है, मीनिंग होता है, क्या होता है, थ्योरेटिकल मास्क, इतना ही यहाँ पे समझने की जरूरत है इसको, ठीक है, इतना ही समझने की यहाँ पे जरूरत है, इसका मतलब है आपका थ्योरेटिकल मास्क, ये बात समझ में आई। अब इनकी एक जो डेफिनेशन है ऑलपोर्ट की वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, जैसे ऑल, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है,
जैसे यहाँ पे इन्होंने ऑलपोर्ट ने बोला, कई बार आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है, मतलब स्टेटमेंट लिख दिया जाता है, ठीक है, पूछा जाता है ये किसने दिया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला जो पर्सनालिटी है इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन within individual of those psychophysical system that determines his unique adjustment to the environment। मतलब इन्होंने ऑलपोर्ट ने बोला जो पर्सनालिटी है वो क्या है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होती है विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम, जहां पे उसका जो यूनिक एडजस्टमेंट होता है इन्वायरमेंट के साथ, उसको यहाँ पे हम डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पे इन्होंने पर्सनालिटी को क्या बोला, एक ये डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये क्या है, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। उसके अलावा वॉटसन ने भी एक डेफिनेशन दी है, उन्होंने क्या बोला, पर्सनालिटी इज द सम ऑफ एक्टिविटीज that can be discovered by actual observation over a long enough period of time to give reliable information। पर्सनालिटी क्या है, कई सारी सम ऑफ द एक्टिविटीज हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक ऑब्जर्व करते हैं, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक ऑब्जर्व करते हैं, जिससे हम एक रिलायबल इंफॉर्मेशन दे पाए सामने वाले को, ठीक है। पर्सनालिटी क्या है, एक सम ऑफ टोटल फिजिकल एबिलिटीज, mental trait of individual which are dynamic and they help one to adjust to his environment। मतलब व्यक्तित्व, व्यक्ति की शारीरिक क्षमताएं और मानसिक लक्षणों का कुल योग है जो गतिशील है, जो कैसा है, गतिशील है, वे अपने पर्यावरण को संबोधित समायोजित करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या है आपकी पर्सनालिटी की डेफिनेशंस हैं जो आप याद रख सकते हो। तो पर्सनालिटी क्या है आपका, पर्सनालिटी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं आपकी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस डायमेंशंस ऑफ इंडिविजुअल्स, लाइक उसकी जो डिफिकल्टीज हैं, उसका जो इंटरेस्ट है, जो उसका इंटेलिजेंस है, कैपेसिटीज है ना, विच इमर्जेस आउट ऑफ इंडिविजुअल इंटरैक्ट। अब वो ये सारी चीजें कैसे इमर्ज करती है, जब इंडिविजुअल आपस में इंटरैक्ट करते हैं विद द इन्वायरमेंट और या फिर सोशल इन्वायरमेंट के अंदर, ये सारी चीजें तब निकल के आती है। तो पर्सनालिटी क्या है, इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, जहाँ पे फिजिकल, मेंटल, सोशल, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज हैं उन सारी एक्टिविटीज को हम मैनिफेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं, उन सारी एक्टिविटीज को यहाँ पे हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, राइट। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनालिटी की डेफिनेशन से ज्यादा उनकी कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्या है यहाँ पे, पर्सनालिटी इज समथिंग विच इज यूनिक इन ईच इंडिविजुअल। पर्सनालिटी क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे कीवर्ड लिख सकते हो, जो पर्सनालिटी होती है सभी में यूनिक होती है, हर किसी की अपनी यूनिक एक पर्सनालिटी होती है, ठीक है। तो पर्सनालिटी कैसी होती है, यूनिक होती है, पहला कीवर्ड। पर्सनालिटी रिफर्स पर्टिकुलरली टू परसिस्टेंट क्वालिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब व्यक्तित्व का संबंध किसी व्यक्ति के अपेक्षाकृत स्थिर गुणों से है, मतलब वो कैसी होती है, परसिस्टेंट जो क्वालिटीज होती है। पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं है कि आज आपकी पर्सनालिटी कुछ है कल कुछ और, ऐसा नहीं होता है। कुछ जो परसिस्टेंट क्वालिटीज होती हैं किसी इंडिविजुअल के अंदर, स्थिर जो गुण होते हैं, ठीक है, जो स्थिर गुण होते हैं वही आपकी पर्सनालिटी होती है। पर्सनालिटी इज अ डायनेमिक ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू इन्वायरमेंट, मतलब व्यक्तित्व पर्यावरण के प्रति जीव की गतिशील अभिविन्यास का प्रतिनिधित्व करता है ये, ठीक है। डायनेमिक ओरिएंटेशन है आपकी ऑर्गेनिज्म टू इन्वायरमेंट। पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस्ड होता है, प्रभावित होता है जो भी सोशल इंटरैक्शन होते हैं, इससे पूछा जाता है, घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है एप्लीकेशन बेस में, जो पर्सनालिटी होता है वो आपके सोशल इंटरैक्शन या फिर सोशल इन्वायरमेंट से अफेक्ट होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड होता है। पर्सनालिटी रिप्रेजेंट अ यूनिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ persistent dynamic and social predisposition, ठीक है। तो ये सब क्या है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। ये शायद वही रिपीट हो गए, हिंदी में मुझे यहाँ पे लिखना था। अब आ जाओ यहाँ पे टाइप्स की बात करते हैं। मेजरली हम लोग डिफरेंट टाइप्स की पर्सनालिटी पढ़ेंगे, लेकिन अगर मेजरली मैं क्लासीफाई करने की यहाँ पे कोशिश करूँ तो पर्सनालिटी सिर्फ तीन ही तरीके होती है। एक इंसान के अंदर आप तीन ही तरह की पर्सनालिटी पाओगे, या तो वो एक्सट्रोवर्ट होगा, या तो वो इंट्रोवर्ट होगा, या फिर वो एम्बीवर्ट होगा। एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट या फिर एम्बीवर्ट, समझ में आई बात। बहिर्मुखी, अंतर्मुखी या फिर उभयमुखी। अभी इन सबको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्सट्रोवर्ट किसके अंदर आते हैं, एंट्रोवर्ट कौन होते हैं, एम्बीवर्ट मतलब एक्सट्रो प्लस इंट्रो होते हैं, तीनों ही होते हैं यहाँ पे, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इनको भी आगे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये पर्सनालिटी थ्योरीज है। अब थ्योरीज में क्या क्या है आपके, टाइप अप्रोच है,
ट्रेट अप्रोच है। अब टाइप अप्रोच के अंदर भी कुछ थ्योरीज हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। ट्रेट अप्रोच के अंदर जो थ्योरीज हैं वो पढ़ेंगे। टाइप कम ट्रेट अप्रोच है, फिर साइको एनालिटिकल अप्रोच है, फिर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। सबके अंदर अपनी अपनी थ्योरी है और अलग अलग हम लोग इनको पढ़ने वाले हैं और यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी थ्योरीज हैं जिन्होंने टाइप अप्रोच को अडॉप्ट किया है? हिप्पोक्रेट्स है, क्रिश्मर है, शेल्डन है, जंग है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि हिप्पोक्रेट्स ने पर्सनालिटी के टाइप को कैसे क्लासिफाई किया है, ठीक है। फिर थ्योरीज अडॉप्टिंग द ट्रेट अप्रोच, कौन कौन सी थ्योरीज है जिन्होंने ट्रेट अप्रोच को अडॉप्ट किया है? ऑलपोर्ट थ्योरी, कैटल्स इजेंग थ्योरी। थ्योरीज अडॉप्टिंग द टाइप कम ट्रेट अप्रोच, जहाँ पे साइकोएनालिटिकल जो थ्योरी है फ्रॉइड की उसको पढ़ने वाले हैं। थ्योरीज अडॉप्टिंग द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जहाँ पे मैस्लो की, कार्ल रोजर्स की थ्योरी पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा लर्निंग अप्रोच में बंडूरा की थ्योरी, जो बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी है, और डोनाल्ड और मिलर की लर्निंग थ्योरी को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए कौन सी थ्योरी किस अप्रोच को फॉलो करती है, राइट। अब जैसे हिपोक्रेट्स की हम लोगों ने यहाँ पे बात की। अब देखो थोड़ा सा इसको लर्न करना मुश्किल होगा, बट एक आध बार रिवीजन करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। इतना डिफिकल्ट भी नहीं है ये, ठीक है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। जैसे पीछे आओ, पीछे जाओ। हिपोक्रेट्स, जो हिपोक्रेट्स की टाइपोलॉजी है, हिपोक्रेट अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ बॉडी फ्लूइड और ह्यूमर्स। मतलब हिपोक्रेट्स ने पर्सनालिटी को बॉडी फ्लूइड और ह्यूमर के बेसिस पे क्लासिफाई किया है, जिसमें इन्होंने 4 टाइप की फ्लूइड के बारे में बात की। कितने टाइप की फ्लूइड के बारे में बात की? 4 टाइप की फ्लूइड के बारे में बात की। फ्लूइड कौन कौन से हैं आपके? सबसे पहला यहाँ पे है पर्सनालिटी। एक मिनट, ये तो देखो, ये है आपका, कहाँ लिखा हुआ है, इधर आओ। ये है फ्लूइड आपके, जैसे ब्लड हो गया, फेल्गम हो गया, ब्लैक बाइल हो गया, येलो बाइल हो गया। ये सब क्या है? आपकी फ्लूइड है। ये क्या है? आपकी फ्लूइड है। और क्या टेम्परमेंट होता है, मतलब क्या पर्सनालिटी टाइप निकल के आती है, ये क्या है? पर्सनालिटी टाइप है, ठीक है। ये क्या है? पर्सनालिटी टाइप है, और ये पर्सनालिटी के करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये क्या है? करेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर फ्लूइड ब्लड है, ठीक है, फ्लूइड कैसा है? ब्लड है, तो कौन सा टाइप होगा उसके अंदर? सैंग्विन, मतलब टेम्परामेंट, या फिर कौन सा टाइप होगा पर्सनालिटी का? सैंग्विन होगा। फेल्गम कहने का मतलब क्या है? फैल्गमेटिक, ठीक है। ब्लैक बाइल मेलकोनॉनिक, मेलनकॉली। येलो बाइल कहने का मतलब क्या है? येलो बाइल होता है आपका कॉलरिक। येलो बाइल कैसा होता है? कॉलरिक होता है, ठीक। इसको देखो, मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, जैसे CY, ठीक है, MB, SB, PP, PP या फिर P², ऐसे करके, ठीक है। तो ये मतलब आपका फ्लूइड, सॉरी, हाँ, फ्लूइड दे रखे हुए हैं, और उसकी पर्सनालिटी की टाइप दे रखी है, और ये करेक्टरिस्टिक दे रखी है। अभी जैसे यहाँ पे मान कह रहे हैं, जो जिनके अंदर ब्लड ह्यूमर होता है, ब्लड फ्यूल होता है, उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो सैंग्विन होती है। सैंग्विन कहने का मतलब उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो कैसी होती है? वो बहुत ज़्यादा चीयरफुल होते हैं और एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा चीयरफुल होते हैं और एक्टिव होते हैं। फेल्गम और फेल्गमेटिक वाले, जिनका फेल्गमेटिक टेम्पर होता है, वो कैसे होते हैं? अपैथेटिक और स्लगिश होते हैं। कैसे होते हैं? अपैथेटिक मतलब बहुत शांत रहते हैं, उदास रहते हैं हमेशा, ठीक है। स्लो होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये होता है। मेलनकॉली की बात करते हैं, तो मेलनकॉलिक होता है, या फिर मेलनकॉली बोलो, ये डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत ज्यादा सैड, डिप्रेस्ड होते हैं। और पेसिमिस्टिक मतलब आशावादी नहीं होते, बिल्कुल भी आशावादी नहीं होते हैं, इनको कोई भी उम्मीद नहीं होती जीवन से, निराशावादी होते हैं एक तरीके से, उदास होते हैं और बहुत ज्यादा निराशावादी होते हैं। कॉलरिक कैसे होते हैं? कॉलरिक जो होते हैं वो आपकी इरिटेबल होते हैं, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा करने लगते हैं, ठीक है। अ, और कह सकते हो इनको, अरे क्या बोलते हैं, एम्बिशियस भी होते हैं ये, ठीक है। पॉजिटिव चीज इनके अंदर होती क्या होती है? ये एम्बिशियस होते हैं, ठीक। तो ये याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ, क्रिश्मर की typology. Krishmer was a German psychiatrist who, on the basis of his observation of patient, classified people into 4 types. He used the physical constituent.
एंड टेम्परामेंट फॉर दिस पर्पस, मतलब इन्होंने पर्सनालिटी को किसके बेसिस पे डिवाइड किया है, उनके फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे, जिसमें पिकनिक टाइप, एस्थेनिक टाइप, एथलेटिक टाइप और डिस्प्लास्टिक टाइप। ठीक है, पिकनिक, एस्थेनिक, एस्थेटिक, एथलेटिक एंड डिस्प्लास्टिक। ठीक है, जो पिकनिक टाइप के पीपल होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आओ एक चीज ये भी देख लो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्रिश्मर और शेल्डन, जब क्रिश्मर और शेल्डन की बात करेंगे, पहले इसको देख लो कैसे मिक्स सही होती है। ये क्रिश्मर और शेल्डन दो टाइपोलॉजी है आपकी। जो क्रिश्मर है, क्रिश्मर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पिकनिक, एस्थेटिक, एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक। और शेल्डन ने बॉडी को तीन पर्सनालिटी को तीन पार्ट में, तीन टाइप्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ अ बॉडी, जिसमें इन्होंने एक्टोग्राफ, एक्टोमॉर्फ बोला, मेसोमॉर्फ बोला और एंडोमॉर्फ बोला। जो क्रिश्मर की टाइपोलॉजी है, ठीक है, क्रिश्मर की टोपोलॉजी मतलब जो बॉडी टाइप है आपका एस्थेटिक, वो सिमिलर होता है आपका शेल्डन के एक्टोमॉर्फ से। सिमिलर जो कैरेक्टरिस्टिक एस्थेनिक में है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आपके एक्टोमॉर्फ में है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आपके एक्टोमॉर्फ में है। एथलेटिक, जो क्रिश्मर की एथलेटिक टाइप बॉडी टाइप में है, वो सेम करेक्टर आपकी शेल्डन की मेसोमॉर्फ में है। मतलब ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, सिमिलर है। तो ऐसे भी आप लोग इसको याद कर सकते हो। पिकनिक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही आपकी एंडोमॉर्फ की कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन डिस्प्लास्टिक की कोई भी कैरेक्टर, मतलब किसी के साथ भी सिमिलैरिटी नहीं है। अब इसको देखो पहले यहाँ पे, फिर ये चीज समझ पाओगे। जब हम बात करते हैं पिकनिक टाइप की, तो ये कैसे पीपल होते हैं, सच पीपल आर शॉर्ट इन हाइट एंड विद हेवली बॉडी, बिल्ड बॉडी। मतलब ये जो लोग होते हैं कैसे होते हैं, छोटे होते हैं और मोटे होते हैं, मतलब छोटे मोटे टाइप के ये लोग होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत छोटी सी इनकी गर्दन होती है। ठीक है, तो और ये क्या, और इसके अलावा इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, छोटे मोटे लोग होते हैं, बहुत ज्यादा सोशली इंटरेक्ट करते हैं, चीयरफुल होते हैं, मतलब सोशली हर किसी के साथ घुल मिल जाते हैं। इनको खाना, सोना, ठीक है, घूमना, ये सारी चीजें पसंद होती है। छोटे मोटे लोग होते हैं, सोशली लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, खाना, सोना, घूमना पसंद करते हैं। ठीक है, इनको क्रिश्मर ने क्या बोला, साइक्लोइड बोला। क्या बोला, ये दूसरे नाम याद रखना, इनको क्रिश्मर ने क्या बोला, साइक्लोइड बोला। एज दे हैव हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग प्रे टू मैनिक डिप्रेसिव टाइप ऑफ साइकोपैथोलॉजी। ठीक है, ये ध्यान रखना, इनको साइक्लोइड बोला क्योंकि दे हैव अ प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग प्रे टू मैनिक डिप्रेसिव टाइप ऑफ साइकोपैथोलॉजी। राइट, तो ये पिकनिक का है। छोटे मोटे लोग हैं जो बहुत ज्यादा खुशहाल रहते हैं, लोगों से घुलना मिलना पसंद होता है, खाना पीना, सोना, घूमना ये पसंद होता है। एस्थेनिक टाइप में आते हैं। सच पर्सन आर टॉल एंड थिन। कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब लंबे होते हैं, पतले होते हैं, और अंडर डेवलप मसल्स होती हैं। मतलब जो इनकी मसल्स होती है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती, विकसित नहीं होती हैं पूरी तरीके से। और ये कैसे होते हैं, अंडर वेट होते हैं। मतलब पतले दुबले लोग जो अंडर वेट है, ठीक है, पतले दुबले लोग जो अंडर वेट है। और ये कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेबल होते हैं, श्रिंक होते हैं, मतलब बहुत कैसे बोलते हैं, चिड़चिड़े टाइप के होते हैं। ठीक है, अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं, है ना। जो एस्थेनिक वाले होते हैं ये पतले होते हैं, लंबे होते हैं, इनका जो वेट होता है बहुत कम होता है, अंडर वेट होते हैं, बहुत चिड़चिड़े होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं। ठीक है, इनको डे ड्रीमिंग की आदत होती है, लेकिन काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, फैंटेसी में गुम हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ता है जो इनको ये पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पे जो टेम्परामेंट वाइज इनको कैटेगराइज किया जाए तो इन्हें क्या बोला जाता है, सिकजॉइड। क्या बोला जाता है, ये दूसरे जो नाम मैं बार बार हाईलाइट कर रही हूँ, याद रखना, सिकजॉइड बोला जाता है, क्योंकि मे डेवलप डिसऑर्डर ऑफ सिकजोपेरेनिया। ठीक है, सिकजोफ्रेनिया, इनको अंदर इसका विकार इनके अंदर पाया जा सकता है, इस वजह से इन्हें सिकजॉइड भी करेक्टराइज किया जाता है एज अ टेम्परामेंट। फिर आते हैं एथलेटिक, ये बहुत ज्यादा मस्कुलर टाइप के होते हैं। एक होता है नहीं बिल्कुल हेल्दी पर्सन, ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा मोटा, है ना, लंबा, मतलब जो एक हेल्दी बॉडी होती है, मस्कुलर भी है, ठीक है, अच्छी मसल्स भी हैं, ना छोटा है ना मोटा है, ठीक है, फिट बॉडी। ठीक, इनके अंदर ये कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत शांत नेचर होता है इनका, वो हर इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, हर इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, शांत होते हैं। फिर आते हैं डिसप्लास्टिक। डिसप्लास्टिक मतलब दिस कैटेगरी इंक्लूड पीपल हु डू नॉट एग्जिबिट एनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन्ड अबव बट आर मिक्स ऑफ ऑल थ्री टाइप। मतलब इनमें से किसी एक की कैरेक्टरिस्टिक इनके अंदर डिसप्लास्टिक में नहीं होती है, इनके अंदर तीनों की होती है, तीनों की। कुछ थोड़ी सी पिकनिक वाली होगी,
कुछ थोड़ी एस्थेटिक वाली होगी, कुछ थोड़ी एथलेटिक वाली होगी, मतलब तीनों की ही कॉम्बिनेशन होती है डिस्प्लास्टिक के अंदर। समझ आई बात? समझ में आया ना? बस इसी को समझ लो, आगे वाला अपने आप शेल्डन वाला समझ में आ जाएगा। ठीक है, शेल्डन ने क्या किया, एंडोमॉर्फ को किसके साथ, इधर आओ, एंडोमॉर्फ को किसके साथ कंपेयर करा दिया, आपके पिकनिक के साथ। मतलब जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपने पढ़ी है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी इसके साथ है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, पिकनिक टाइप जो है वो क्रिश्मर के साथ ये मैच करता है। मेसोमॉर्फ जो है, ठीक है, इसको, अच्छा हाँ, दूसरा नाम इसका पढ़ लो। शेल्डन ने इसको क्या बोला है, वाइसरटोनिया, क्या बोला है इसको, एंडोमॉर्फ वाले को वाइसरटोनिया बोला है। और मेसोमॉर्फ ये कैसे होते हैं, मस्कुलर टाइप होते हैं। ठीक है, वेल डेवलप, ये एथलेटिक से एथलेटिक वाले जो होते हैं उनके साथ उनके सिमिलर होते हैं ये। ठीक है, इन्होंने क्या इससे बोला है, इसको पर्सनालिटी को डिफाइन किया है सोमेटोनिया। ठीक है, समोटोनिया। फिर एक्टोमार्फ, सच पीपल आर टॉल बट थिन, मतलब यहाँ पे ये वाले जो लोग, ठीक है, ये जो है मेजो है, ठीक है, और ये आपके एक्टो हैं। ठीक है, ये आपको एक्टो जो पतले और थिन होते हैं, बिल्कुल भी काम करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, सेरोब्रोटोनिया। ठीक है, सबसे पहले वाले को एंडो को इन्होंने क्या बोला, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखो एंडो मतलब किसके साथ ये मिक्स, किनके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी आएगी, पिकनिक के साथ आएगी। पिकनिक कहने का मतलब कैसे लोग होते हैं, पिकनिक में आपके छोटे मोटे हंसी खुशी वाले लोग सबके साथ घुल मिल जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं आपके मेजो वाले। मेजो वाले कैसे होते हैं, किसके साथ जाते हैं, आपके एथलेटिक के साथ जाते हैं। एथलेटिक वाले मतलब जो टॉल होते हैं, थिन होते हैं, हेल्दी होते हैं, बहुत शांत होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा फिर आपके एक्टो वाले किसके साथ जाते हैं, एस्थेनिक वाले के साथ। एस्थेनिक कहने का मतलब पतले दुबले लोग जो अंडरवेट होते हैं, किसी के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते, डे ड्रीमिंग करते हैं, फैंटेसी में खो जाते हैं। ठीक, अब इनको एंडो को क्या बोला इन्होंने, कौन सी पर्सनालिटी के साथ कैरेक्टराइज किया इनको कैरेक्टराइज किया वाइसरटोनिया, किसके साथ कैरेक्टराइज किया, वाइसरटोनिया के साथ इन्होंने कैरेक्टराइज किया। और मेजो वालों को इन्होंने क्या बोला, सोमैटोटोनिया, क्या बोला, सेमाटोटोनिया बोला। एक्टो वालों को इन्होंने क्या बोला, सेरोब्रोटोनिया, क्या बोला, सेरोब्रोटोनिया। नाम थोड़े से डिफिकल्ट है, बट नाम याद होने चाहिए। ठीक है, अभी तक यूजीसी नेट में पूछे नहीं गए इसके दूसरे नाम, लेकिन फिर भी कह नहीं सकते ना, एनटीए वाले क्या ही पूछ लें, तो हमें सभी कुछ पढ़ के रखना है। समझ आई बात? अब ये चार्ट में देखो वही चीज लिखे है, ये की नाम लिखे हुए शेल्डन्स के सेमेटोटाइप्स, सेमेटोटोनिक, सेरेब्रोटोनिक, कैसे कैरेक्टर होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, ये पढ़ लेना। देखो ये मोटे पतले लोग हो गए, सॉरी मोटे छोटे लोग हो गए, ये कैसे हो गए आपके एथलेटिक वाले लोग हैं जो मेसोमॉर्फ आते हैं। ठीक है, और ये कौन से हो गए, पतले दुबले एस्थेनिक वाले जो एक्टो के अंदर आते हैं। ठीक है, ये पिकनिक हो गया, ऐसे भी समझ लो, इमेज से ज्यादा समझ में आता है। ये आपके एथलेटिक हो गए, और ये कौन से हो गए, एस्थेनिक हो गए। अभी तो क्लियर हो गया होगा ना? ठीक, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, मुझे भी होता है इसी वजह से। अब आ जाओ जंग की, यहाँ तक चीजें क्लियर है, शेल्डन हो गया। अब जंग की टाइपोलॉजी में आ जाता है। जंग की टाइपोलॉजी की अगर बात करते हैं, एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी, एक होते हैं इंट्रोवर्ट। ठीक है, इंट्रोवर्ट पीपल कौन से होते हैं, इंट्रोवर्ट आर डिस्क्राइब एज पीपल हु शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज शाइनेस, सोशल विड्रॉल, टेंडेंसी टू टॉक लेस, मतलब बहुत कम बोलते हैं, शाय होते हैं, सोशली जब गैदरिंग होती है उसमें जाना पसंद नहीं करते हैं, तो वो होते हैं इंट्रोवर्ट। होंगे आप लोग के कुछ दोस्त ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होंगे, मतलब लोगों से बातचीत, घुलना मिलना, ये सब पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, वो सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस करने के बारे में सोचते हैं। और कुछ होते हैं एक्सट्रोवर्ट जो बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हैं, मतलब ऑन आउट गोइंग होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। मान लो वो किसी को जानते भी नहीं, फिर भी उनके साथ वो फ्रेंडली हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। और एम्बीवर्ट कौन से होते हैं, एम्बीवर्ट के अंदर दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक आती है, एक एक्सट्रोवर्ट प्लस इंट्रोवर्ट, इन दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी एम्बीवर्ट के अंदर आती है। बट जंग की जो टाइपोलॉजी है, उन्होंने दो ही टाइपोलॉजी को बताया है, एक एक्सट्रोवर्ट और एक इंट्रोवर्ट। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट वो लोग जो हर किसी के साथ घुल मिल जाते हैं, इंट्रोवर्ट जो बहुत ज्यादा रिजर्व रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये अपने इन्वायरमेंट के साथ जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते। समझ में आया? अब आ जाओ नेक्स्ट, ये हम लोगों ने टाइप थ्योरी के बारे में, अभी एक ही अप्रोच हुआ है, ये टाइप अप्रोच थी जिसको हम लोगों ने पूरा यहाँ पे खत्म किया है। अब ट्रेट थ्योरी पे आते हैं। जब हम ट्रेट थ्योरी में बात करते हैं, तो ट्रेट थ्योरी क्या है,
इन द सिंपलेस्ट सीन, मैं थोड़ा सा इसमें बता रही हूँ उसको, इन द सिंपलेस्ट सेंस बाय ट्रेट वी मीन्स अ मोड ऑफ बिहेवियर। ट्रेट का मतलब क्या होता है? ट्रेट से क्या समझते हो आप लोग भी? ट्रेट अगर बोलते हैं तो ट्रेट से क्या समझते हो? किसी की पर्सनालिटी या फिर मोड ऑफ बिहेवियर, मतलब कैसे वो बिहेव कर रहा है, कैसे किसी सिचुएशन में वो कैसे वो किसी सिचुएशन में रिएक्ट कर रहा है ना? यही होता है आपका ट्रेट, यही पर्सनालिटी बताती है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि ये क्या है, इट मीन्स अ मोड ऑफ बिहेवियर विच इज मैनिफेस्टेड इन अ नंबर ऑफ लाइफ सिचुएशन कंसिस्टेंटली। It is distinguishable relatively enduring way in which one individual varies from other। मतलब आप किसी की पर्सनालिटी को कैसे बता सकते हो? ठीक है, वो जो सिचुएशन है उसके उसमें कैसे वो एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है दो लोग एक ही तरह एक्ट करें एक सिचुएशन को देख करके, है ना? तो ट्रेट में बी डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी विद इन द इंडिविजुअल दैट अकाउंट फॉर हिज यूनिक, ठीक है, बट रिलेटिवली स्टेबल रिएक्शन होता है इन्वायरमेंट में। ठीक है, उनकी यूनिक होती है बट रिलेटिवली स्टेबल रिएक्शन टू इन्वायरमेंट। ऑलपोर्ट जो है वो बिलीव करते हैं, उनका मानना है द पैटर्न ऑफ दीज ट्रेट इज यूनिक। ये जो पैटर्न है ट्रेट का वो यूनिक होता है हर इंडिविजुअल्स में। हर इंडिविजुअल का अपना सोचने का, कहने का, बोलने का, रहने का तरीका होता है। ठीक है, जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं उनकी बिहेवियर को। ठीक है, देयरफॉर ट्रेट आर कंसिस्टेंट। अब हम ये हमेशा ध्यान रखना, ट्रेट जो होते हैं वो डायनेमिक नहीं होते, कंसिस्टेंट होते हैं, स्थिर होते हैं। ठीक है, वो ऐसी ऐसी करेक्टरिस्टिक हमारे अंदर जो स्थिर, मतलब हमारे अंदर की वो करेक्टरिस्टिक जो स्थिर होती हैं, ठीक है, वो ही हमारे बिहेवियर को मैनिफेस्ट कर सकती हैं इन अ डिफरेंट सिचुएशन। वही ट्रेट होती हैं, वही यहाँ पे ट्रेट्स होती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब यहाँ पे कुछ ये प्रॉपर्टीज हैं ट्रेट की। ठीक है, ट्रेड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या है? स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी कहने का मतलब स्केलेबल, मतलब ये कैसा होता है? स्केलेबल होता है, मेजर्ड किया जा सकता है क्वांटिटेटिवली। इन्फ्लुएंस फ्रॉम द बिहेवियर। पर्सनालिटी ट्रेट आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल बट दे आर मैनिफेस्टेड। जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं उनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते डायरेक्टली। आपने किसी को देखा, ऑब्जर्व करके बता दो कि इसकी सामने वाले की ये पर्सनालिटी है, नहीं ना, आप उसको मैनिफेस्ट करते हो। एक बारी में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। आपको किसी की अगर पर्सनालिटी को बताना है तो एक मीटिंग में उसकी पर्सनालिटी को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो जब तक का 4-6 मीटिंग उसके साथ ना हो जाए। ठीक है, तो ये होती है इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द बिहेवियर। फ्लेक्सिबिलिटी, ये ट्रेट कैसे होते हैं? आर नॉट स्टैटिक इन नेचर। ट्रेट आर फ्लेक्सिबल इन चाइल्डहुड, दे बिकम स्टेबल विद द मेच्योरिटी। मतलब मैंने यहाँ पे भी क्या बताया, जो हमारी जो ट्रेट होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, बट चाइल्डहुड में जरूरी नहीं बच्चा छोटे में जो कैरेक्टरिस्टिक हो वही उसके बड़े में हो, ऐसा तो नहीं है, धीरे धीरे बदलती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो मेच्योरिटी, मतलब एक मेच्योर हो जाता है, तब उसके अंदर वो पर्सनालिटी, वो कैरेक्टरिस्टिक स्थिर हो जाती है, कंसिस्टेंट होती है। मतलब ये अगर पूछा जाए जो ट्रेट होती है वो स्टैटिक होती है? नहीं, स्टैटिक नहीं होती है। ठीक, जो ट्रेट होती है फ्लेक्सिबल होती है चाइल्डहुड में, और धीरे 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 ये स्टेबल होती है विद द मेच्योरिटी ऑफ द पर्सन इन एज, बट सम वेरिएबिलिटी इज ऑलवेज हियर। मतलब जैसे जैसे मेच्योरिटी आती है वैसे वैसे ये मेच्योर होती हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ यहाँ पे परिवर्तनशीलता बनी ही रहती है। ट्रेड्स आर लर्न, कई बारी क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में पूछा गया हुआ है। जो ट्रेड्स होते हैं उसे सीखा जाता है। ठीक है, वो सीखे जाते हैं। हम सीखते कैसे हैं? इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करके हम सीखते हैं ट्रेड्स को। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, स्केबिलिटी, सम प्रॉपर्टीज, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, अब आ जाओ ऑलपोर्ट। ठीक है, ऑलपोर्ट की ट्रेड थ्योरी के बारे में बात करते हैं। ऑलपोर्ट ने तीन चीजों के बारे में बात की थी, मतलब तीन तरीके जब ट्रेड थ्योरी दी थी उन्होंने तीन पार्ट में उसको डिवाइड किया था। ठीक है, जिसमें इन्होंने बोला कार्डिनल कार्डिनल ट्रेट होते हैं, सेंट्रल ट्रेट होते हैं, सेकेंडरी ट्रेट्स होते हैं। कार्डिनल होते हैं, सेंट्रल होते हैं, सेकेंडरी ट्रेट होते हैं। कार्डिनल कार्डिनल ट्रेट्स कौन से होते हैं? जो रेयर होते हैं बट स्ट्रांगली डिटर्मिनिस्टिक होते हैं बिहेवियर के। अब इससे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स लिखे, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कार्डिनल ट्रेट्स कैसे होते हैं? रेयर होते हैं
बट स्ट्रांगली डिटर्मिनिस्टिक। हम उनको उनके उस ट्रेड से हम उनके बिहेवियर को डिटरमाइन कर सकते हैं। सेंट्रल कैसे होते हैं, वो वेरी करते हैं, मतलब उसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, वो हर किसी के अंदर कॉमन होते हैं। सेंट्रल ट्रेड कैसे होते हैं, कॉमन होते हैं, हर किसी के अंदर पाए जाते हैं। सेकेंडरी ट्रेड जो होते हैं वो कंटेक्चुअल होते हैं। कैसे होते हैं, कंटेक्चुअल होते हैं, स्ट्रांगली डिपेंडेंट होते हैं हमारे इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट, हम कौन से कॉन्टेक्स्ट में हैं। ठीक है, मान लो आपको किसी की वेडिंग में जाना है, तो वेडिंग में क्या आप कैजुअल्स में चले जाओगे, नहीं ना, वेडिंग्स में जाना है तो आप फॉर्मल्स में ही मतलब जाने की कोशिश करोगे, एथनिक पहनने की वहां पे कोशिश करोगे। तो वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। मान लो उसी बात आपको इंटरव्यू में जाना है, तो क्या एथनिक पहन करके आप इंटरव्यू के लिए चले जाओगे, नहीं ना, तो आप चेंज करोगे यहाँ पे। तो ये चीज बोले। सेकेंडरी ट्रेड्स कैसे होते हैं, हमारे इमीडिएट जो कॉन्टेक्स्ट है उस पे डिपेंड करते हैं, हमारा जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है उस पे डिपेंड करते हैं। सेंट्रल ट्रेड जो हर किसी के अंदर होते हैं, कॉमन होते हैं, किसी के अंदर कम, किसी के अंदर ज्यादा, है ना, गुस्सा है, हंसी है, खुशी है, सबके अंदर होता है। कार्डिनल जो रेयर होते हैं, जो रेयर होते हैं, ठीक है, लेकिन स्ट्रांगली डिटर्मिनिस्टिक होते हैं। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने। अब आ जाओ यहाँ पे एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड की बात करते हैं। जब एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड में हम बात करेंगे तो तीन चीजें, ठीक है, तीन चीजों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। पहला फंक्शनल ऑटोनॉमी, ठीक है, दूसरा साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी, साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी, तीसरा डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। जब भी एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड की यहाँ पे बात करेंगे तो पहला फंक्शनल मतलब कार्यात्मक स्वायत्तता, दूसरा आपका साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी, तीसरा आपका डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। जब हम बात करते हैं फंक्शनल की, ठीक है, ठीक है, इधर आओ। जब हम बात करते हैं फंक्शनल ऑटोनॉमी की, ठीक है, फंक्शनल ऑटोनॉमी इज बेसिक टू ऑलपोर्ट ओरिजिनल आइडिया ऑफ ट्रेड वेयर ही स्टेटेड दैट पर्सनालिटी इज अ सिस्टम। ठीक है, पर्सनालिटी क्या है, एक सिस्टम है दैट इज ग्रोइंग डायनेमिकली और बाय मोटिवेशन। ठीक है, इन्होंने बोला पर्सनालिटी एक ऐसा सिस्टम है जो डायनेमिकली और बाय द मोटिवेशन धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। ऑलपोर्ट डिड नॉट कंसंट्रेट ऑन, अब ये लाइन जो यहाँ पे है हाईलाइट कर लो, ये पूछा हुआ लाइन है आपसे। जो ऑलपोर्ट है, ऐसे करके क्वेश्चन आया था कि किसने पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उस पर फोकस नहीं किया था, तो ये ऑलपोर्ट थे। जिस ऑलपोर्ट ने डिड नॉट कंसंट्रेट ऑन इंडिविजुअल पास्ट, ओहो ये कौन सा आ गया, इंडिविजुअल का जो पास्ट है उस पे फोकस नहीं किया है इन्होंने। ठीक है, टू कॉम्प्रीहेंड देयर प्रेजेंट स्टेटस, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा हुआ, पीवाईक्यू आप करिएगा तो देखिएगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला ऑलपोर्ट ने जो हमारा पास्ट है उससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट स्टेटस को डिफाइन नहीं कर सकता, कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकता, ये चीज इन्होंने बोला। ही स्टेटेड दैट पास्ट इज द पास्ट, पास्ट मतलब ये जो पास्ट है वो पास्ट है, टूडेज मोटिव्स आर ऑटोनॉमस फ्रॉम द पास्ट, जो आज के मोटिव हैं वो स्वायत्त है हमारे अतीत से। ठीक है, उनका अतीत से कोई लेना देना नहीं है, पास्ट इज द पास्ट। ठीक है, एंड टूडेज मोटिव्स आर ऑटोनॉमस फ्रॉम द पास्ट, ये लाइन आपकी फंक्शनल ऑटोनॉमी में ऑलपोर्ट ने बोला था, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आई। अभी आते हैं यहाँ पे, फिर इन्होंने फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी के बारे में बोला, मतलब जो फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी होती है, मनोवैज्ञानिक परिपक्वता, फिर डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की। ऑलपोर्ट डिस्क्राइब अ ट्रेड एज बीइंग ऑर्गेनाइज डायनेमिकली, हम लोगों ने इनकी डेफिनेशन में भी ये चीज देखी, इन्होंने पर्सनालिटी को कैसे डिस्क्राइब किया है, ऑर्गेनाइज मतलब डायनेमिकली ऑर्गेनाइज। इन्होंने बोला जो हमारी पर्सनालिटी है वो डायनेमिकली ऑर्गेनाइज है, दिस मीन्स दे कैन इजिली बी रिकॉग्नाइज और डिटरमाइन। डायनेमिकली ऑर्गेनाइज कहने का मतलब क्या है, हम इसको इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं इसको, है ना। some trait in an individual can take up some form of describe them according to their behavior, this is because of influence from the environment or within which are dynamically organized। ठीक, तो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब क्या है, जो भी ट्रेट्स हैं इंडिविजुअल के अंदर वो ऑर्गेनाइज है, जिसको हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों एस्पेक्ट हो गए। अभी जैसे ये एक मिनट, इसके अंदर साइको फिजिकल है ना, ये साइकोलॉजिकल, ये रही। देखो जैसे यहाँ पे है इस वाले पॉइंट में, ये जो पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे कुछ चीजें लिख लो।
साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी, जैसे साइकोलॉजिकल जब मेच्योरिटी है तो यहाँ पे गॉर्डन ऑलपोर्ट ने कंक्लूड दिया जो साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी होती है, साइकोलॉजिकल जो मेच्योर पर्सनालिटी होती है ना, यहाँ से आपके एप्लीकेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं। जो साइकोलॉजिकल जो मेच्योर पर्सनालिटी होती है उनके अंदर 6 तरीके के 6 मतलब करेक्टरिस्टिक्स 6 तरीके की करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, ठीक है, जो साइकोलॉजिकल मेच्योर पर्सन होते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है उनके अंदर, एन एक्सटेंशन ऑफ द सेंस ऑफ सेल्फ, मतलब एन, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, एन एक्सटेंशन ऑफ द सेंस ऑफ सेल्फ। दूसरा, वार्म रिलेशनशिप होता है दूसरों के साथ, ठीक है। जो साइकोलॉजिकल मेच्योर लोग होते हैं उनके अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी, वार्म रिलेशनशिप विद अदर्स। तीसरा, इमोशनली सिक्योरिटी होती है, सेल्फ एक्सेप्टेंस, मतलब इमोशनल सिक्योरिटी होती है, सेल्फ एक्सेप्टेंस होता है। चौथा, इनसाइट एंड ह्यूमर, ठीक है, इनसाइट एंड ह्यूमर। पांचवा, रियलिस्टिक व्यू होता है, मतलब लोगों को देखने का जो नजरिया होता है, दुनिया को देखने का जो नजरिया होता है वो रियलिस्टिक होता है, ठीक है, रियलिस्टिक व्यू। छठा, आपका यूनिफाइंग फिलोसफी ऑफ लाइफ, ठीक है, और यूनिफाइंग, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको घुमा के क्वेश्चन मिल सकता है कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो इस वजह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बोला एक्सटेंशन ऑफ द सेंस ऑफ सेल्फ, मतलब स्वयं की भावना का विस्तार होता है, दूसरों के साथ मधुर संबंध बनाना, इमोशनली सिक्योर होते हैं, सेल्फ एक्सेप्टेंस होता है, इनसाइट और ह्यूमर, रियलिस्टिक व्यू होता है, देखने का दुनिया का जो नजरिया होता है, और जीवन का एक एकीकृत दर्शन, ठीक है, अ यूनिफाइंग फिलोसफी ऑफ लाइफ, ठीक, समझ में आई बात। इसके बाद इन्होंने कुछ और चीज़ों के बारे में बात की थी, जैसे इसमें आता है साइकोफिजिकल सिस्टम। साइकोफिजिकल सिस्टम मतलब ये रिमाइंड कराता है पर्सनालिटी जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है माइंड और बॉडी को, और जो टोटल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जो हमारी माइंड है, हमारा जो बॉडी है और टोटल ऑर्गेनिज्म है, पर्सनालिटी उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है, जहाँ पे एक सिस्टम के अंदर हमारा एटीट्यूड है, हैबिट है, सेंटिमेंट है, बहुत सारी चीजें आती हैं हमारे अंदर, जो कुछ भी लेटेंट है या फिर एक्टिव है हमारे अंदर, छुपा हुआ है, जो हमारे अंदर जो बाहर है पहले से ही एक्टिव है, वो सारी चीजें इस साइकोफिजिकल सिस्टम के अंदर आती है, ठीक। फिर आता है प्रोपियम। प्रोपियम क्या है, इन्होंने बोला, अल्पोर्ट ने यहाँ पे क्लासिफाई कराया कि जो पर्सनालिटी इज नॉट अ बंडल ऑफ अनरिलेटेड ट्रेट, देखिए, इट इज नॉट अ बंडल ऑफ अनरिलेटेड ट्रेट, बट दे आर ट्रेट इन पर्सनालिटी which have a between them कंसिस्टेंसी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, जिसमें क्या होता है, ये ऐसे ट्रेड जहाँ पे कंसिस्टेंसी होती है, यूनिटी होती है और इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, मतलब क्लियर ऑर्गेनाइजेशन होता है, पूरी तरीके से क्लियर स्ट्रक्चर होता है, जिसको कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स गवर्न कर रहे होते हैं। तो इस पूरे ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा जो स्ट्रक्चर है, उसी को ही इन्होंने क्या बोला, प्रोपियम बोला। क्या बोला, प्रोपियम बोला, राइट। अब आता है प्रोपिएट फंक्शनिंग करके, ठीक है, प्रोपिएट फंक्शनिंग मतलब यहाँ पे दो कंसेप्ट आपके निकल के आते हैं, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ करके दो कंसेप्ट निकल के आते हैं, पहला फेनोमेनोलॉजिकल व्यू, दूसरा फंक्शनल व्यू। जब हम फेनोमेनोलॉजिकल व्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे इट डिस्क्राइब द सेल्फ एज एक्सपीरियंस्ड थिंग्स दैट ह्यूमन सी एज एसेंशियल, सेंट्रल एंड वॉर्म्स। लेकिन फंक्शनल व्यू में ग्रेव इनटू द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ and has 7 function that normally occur at certain periods in human life, ठीक। अब ये जो 7 functions हैं ये कौन कौन से हैं, अच्छा ये तो वो है जो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, स्लाइड आगे पीछे हो गई। जो साइको फिजिकल जो मेच्योरिटी थी उसका ये है, ठीक है, साइकोलॉजिकल जो मेच्योर पर्सन होता है उनके अंदर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ये रहा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है, कैटल्स की ट्रेड थ्योरी। कैटल्स की ट्रेड थ्योरी पे आ जाते हैं। जब हम यहाँ पे कैटल्स की ट्रेड थ्योरी में आते हैं, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा करके बताती हूँ आपको, कैटल की
ट्रेड थ्योरी की जब बात करते हैं तो ये क्या है, यहाँ पे किसकी बात की गई थी आपकी, 16 पर्सनालिटी फैक्टर ऑफ क्वेश्चनर, 16 पीएफ पर्सनालिटी फैक्टर्स ऑफ क्वेश्चनर की यहाँ पे बात की गई थी। अभी क्या है ये आगे बात करेंगे। उसके अलावा कैटल कलेक्टेड डेटा फ्रॉम अ रेंज ऑफ पीपल थ्रू 3 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डेटा। ठीक है, कैटल ने कई, कैटल यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे, कैटल कलेक्टेड डेटा फ्रॉम अ रेंज। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, अदरवाइज स्लाइड में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है सारी चीजें। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो शॉर्ट में कीवर्ड्स में तो ऐसे बना सकते हो, 3 डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है, मतलब इन्होंने कई, कैटल ने डेटा को कलेक्ट करने के लिए 3 डिफरेंट सोर्सेज का यहाँ पे यूज किया गया था, यूज किया था डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है, 3 डिफरेंट सोर्सेज कौन कौन से हैं वो, एक है आपका एल, है ना, एक है आपका क्यू और एक है आपका टी डेटा। एल जो डेटा है ये आपका लाइफ रिकॉर्ड है, क्यू जो डेटा है ये क्वेश्चन आयर है आपका, और जो टी डेटा है ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स के टेस्ट है। जो टी डेटा है ये क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट है। ये बात समझ में आई? हम्म, कुछ यहाँ से भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ आपको, जो हाईलाइटेड है वो देख लो। कैटल ने कौन सा टर्म यूज किया था, मतलब कैटल यूज द कंसेप्ट ऑफ फैक्टर एनालिसिस। ठीक है, फैक्टर एनालिसिस को डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए फैक्टर एनालिसिस का यूज किया था। ठीक है, ये जो इजेंशियल ये पूछा हुआ है आपके, आई थिंक किसी पीएचडी एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैंने शायद यहाँ पे डिस्कस भी किया है। अब कौन सा पेपर है मुझे ध्यान नहीं है, बट ये चीज पूछी हुई है। जो इजेंशियल आइडिया है फैक्टर एनालिसिस का, वो इंट्रोड्यूस किसने किया था, स्पीयरमैन ने किया था। ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस किया था, स्पीयरमैन ने किया था, जहाँ पे इन्होंने 2 टेस्ट ही डिफाइन एनी 2 टेस्ट विच आर रिलेटेड आइडेंटिफाई 2 फैक्टर। ठीक है, मतलब इसको इजेंशियली इस आइडिया को इंट्रोड्यूस किसने कराया था, फैक्टर एनालिसिस को स्पेयरमैन ने कराया था। ठीक है, और इस कंसेप्ट का यूज किसने किया था, आपकी कैटल ने। कई सारे लोगों ने इसका यूज किया था, बट यहाँ पे कैटल ने यूज किया था। यूनिक, हर टेस्ट मतलब यूनिक जो एबिलिटीज होती है, ठीक है, उसको जानने के लिए। ठीक है, जहाँ पे इन्होंने इन्होंने कैटल ने बोला, पर्सनालिटी को डिफाइन किया, पर्सनालिटी इज दैट विच परमिट और प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट अ पर्सन विल डू इन अ गिवन सिचुएशन। मतलब एक आदमी एक गिवन सिचुएशन में क्या करेगा उस चीज को यहाँ पे बताया गया। द गोल ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च इन पर्सनालिटी इज दस टू एस्टैब्लिश लॉ अबाउट व्हाट डिफरेंट पीपल विल डू इन ऑल काइंड्स ऑफ सोशल एंड जनरल एनवायरमेंट सिचुएशन। ठीक है, तो ये कहा किसने बोला था, कैटल ने बोला। इन्होंने ट्रेट को क्या बोला है, एक मेंटल स्ट्रक्चर बोला। ये क्या है, एक मेंटल स्ट्रक्चर है एंड इन्फ्लुएंसेस दैट इज मेड फ्रॉम ऑब्जर्व बिहेवियर टू अकाउंट फॉर रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी इन दिस बिहेवियर। कैटेगरीज ऑफ ट्रेड की अगर बात करते हैं तो सोर्स ट्रेड वर्सेस सरफेस ट्रेड। इन्होंने 2 तरीके की ट्रेड्स के बारे में बात किया, 2 तरीके के ट्रेड्स के बारे में बात किया, सरफेस ट्रेड और सोर्स ट्रेड। सरफेस ट्रेड और सोर्स ट्रेड, है ना। जो सरफेस ट्रेड होते हैं, ट्रेड्स रिप्रेजेंट क्लस्टर ऑफ मैनिफेस्ट वेरिएबल, cluster of manifest variable which are together, while source state are underlying variable that enter into the determination of multiple surface manifestation। अब इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से समझाती हूँ। जैसे ये है आपके सरफेस ट्रेट, ये है आपका सोर्स ट्रेट। ठीक है, अब सरफेस ट्रेट और सोर्स ट्रेट कौन कौन से होते हैं। सरफेस ट्रेट,
सरफेस ट्रेट, हाँ सरफेस ट्रेट क्या होते हैं, क्लस्टर ऑफ मैनिफेस्ट वेरिएबल, मतलब यहाँ पे कई सारे मैनिफेस्टेड वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, कई सारे मैनिफेस्टेड यहाँ पे वेरिएबल होते हैं जो एक साथ होते हैं, ठीक है, मतलब जैसे ऐसे समझ सकते हो सरफेस ट्रेट जैसे होते नहीं है, बहुत सारे जो सरफेस लेवल पे ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, सरफेस लेवल पे जो ट्रेड्स होते हैं ऊपर ऊपर से, ठीक है, ऊपर ऊपर से जो ट्रेड्स होते हैं वो आपके सरफेस लेवल पे आते हैं। सोर्स जो ट्रेड्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है विद द फैक्टर एनालिसिस, मतलब सोर्स ट्रेड को हम लोग जो आइडेंटिफाई करते हैं वो फैक्टर एनालिसिस का यूज करके करते हैं। तो किसी की भी पर्सनालिटी को अगर आपको डिफाइन करना है, उस केस में किसी की पर्सनालिटी को अगर आपको डिफाइन करना है, उस केस में जो आपका किसी की भी पर्सनालिटी को अगर डिफाइन करना है, उस केस में जो आपका सोर्स ट्रेट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, देन द सरफेस ट्रेट, क्योंकि सरफेस ट्रेट कौन से ट्रेट होते हैं, जो ऊपर ऊपर से दिखते हैं, ये आपके लेस स्टेबल होते हैं। ये कैसे होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, ये होते हैं मोर स्टेबल, ठीक है, ये होते हैं मोर स्टेबल, ये कंसिस्टेंट रहते हैं, ये एक्चुअल में हमारा जो पर्सनालिटी होते हैं उसको बताते हैं, एक्चुअल में जो पर्सनालिटी है उस चीज को ये बताते हैं, ठीक है। और सरफेस स्टेट्स कैसे होते हैं, जो ऊपर यहाँ पे बहुत सारे, मतलब बहुत सारे क्लस्टर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जो एक साथ रहते हैं, ठीक है, मतलब वो सरफेस लेवल पे होते हैं, ऊपर ऊपर से, ऊपर जो सतह होती हैं वो ऐसा समझ लो, ये ऊपर वाली जो सतह है, ठीक है, ये है आपका सरफेस स्टेट, इसके जो नीचे है, ठीक है, एक पॉइंट, वो आपका सोर्स स्टेट है, वो आपका सोर्स स्टेट है जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं बाय यूजिंग द 16 पीएफ, मतलब बाय यूजिंग द फैक्टर एनालिसिस, ठीक है, जहां पे कैटल ने 16 सोर्स स्टेट का आइडेंटिफाई किया। 16 सोर्स स्टेट कौन कौन से हैं, और इसके लिए इन्होंने कौन कौन से सोर्सेस का यूज किया था, LQD मतलब लाइफ रिकॉर्ड क्वेश्चन और टी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, इसका यूज किया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ द 16 सोर्स ट्रेट। अब ये 16 सोर्स ट्रेट है, इनको आप लोग को रटना बिल्कुल नहीं है, एक नजर इसको देख लो, ठीक है, एक दो बार देख लो, अभी तक तो पूछा नहीं गया बट फिर भी एक नजर मतलब देखते रहो, एक आध बार देख लो, बस इतना ही देख लो खाली, ठीक है, रटो मत इसको। ये वाले चाहो तो एक बार रट सकते हो, ठीक है, कोशिश कर सकते हो, रटना नहीं मतलब 4-5 आगे के 4-5 पीछे के ऐसे रट लो, ठीक है। अब ये जो सोर्स स्टेट है उनको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया, सोर्स स्टेट को कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया, दो तरीके से, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट, एक इन्वायरमेंटल ट्रेट, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट और इन्वायरमेंटल। कॉन्स्टिट्यूशनल जो ट्रेट्स होते हैं दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल जो कंडीशन होती है पर्सन की, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो आपकी जैविक और शारीरिक स्थितियों से प्राप्त होते हैं। इन्वायरमेंटल जो ट्रेट्स होते हैं वो इन्वायरमेंटल मोल ट्रेट, इसे क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल मोल ट्रेट्स आर डिटरमाइंड बाय द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण मूल जो लक्षण है भौतिक और सामाजिक जो वातावरण के प्रभावों से निर्धारित होते हैं, और ये आपके बायोलॉजिकल मतलब शारीरिक और जैविक स्थितियों से प्राप्त होते हैं, ठीक। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन और इन्वायरमेंटल जो है ये आपके सोर्स ट्रेट के ही क्लासिफिकेशन है, ठीक है बात। अब जो ये सोर्स ट्रेट है इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इन द टर्म्स ऑफ अ मोडालिटी, अब इन्हें मोडालिटी के टर्म्स में भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें एबिलिटी ट्रेट आता है, टेम्परामेंट ट्रेट आता है और डायनेमिक ट्रेट आता है। एबिलिटी जो ट्रेट है वो डिटरमाइन करते हैं पर्सन की स्किल्स को, क्या डिटरमाइन करते हैं, पर्सन की स्किल्स को इन परस्यूइंग अ डिजायर्ड गोल। टेम्परामेंट ट्रेट जो है वो कैसे होते हैं, दैट मे बी कंसर्न लार्जली विद द कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, मतलब आपका जो शारीरिक जो है बायोलॉजिकल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो एस्पेक्ट है रिस्पॉन्स सच एज स्पीड एनर्जी और इमोशनल रिएक्टिविटी उसके साथ ये होते हैं। लेकिन जो डायनेमिक ट्रेड होते हैं वो आपकी मोटिवेशनल जो एलिमेंट होता है ह्यूमन बिहेवियर का उसके साथ रेफर करते हैं, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। ये सोर्स ऑफ डेटा है, एल रिकॉर्ड, क्यू रिकॉर्ड एंड ओ रिकॉर्ड, ओ या फिर टी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ऑब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज किया था, ठीक है, पर्सनालिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए। ये कौन सी मैथमेटिकल स्कूल है, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है R इज इक्वल्स टू एफ एस पी, ठीक है। यहाँ पे ये जो R है, जो नेचर ऑफ पर्सन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, वो क्या है आपका R है, मीनिंग व्हाट ही और शी डज थिंक और वर्बलाइज इज सम अनस्पेसिफाइड फंक्शन। एफ क्या है आपका अनस्पेसिफाइड फंक्शन है,
एस क्या है आपका स्टिमुलस है और पी क्या है पर्सनालिटी, एग्जिस्टिंग पर्सनालिटी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आर क्या है आपका, सिर्फ इसको यही ध्यान रखो, आर क्या है आपका स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है। एस क्या है आपका, एस आपका स्टिमुलस जो सिचुएशन है। पी क्या है आपका, पी आपका पर्सनालिटी स्ट्रक्चर है। और एफ क्या है यहाँ पे आपका अनस्पेसिफाइड फंक्शन है, अनस्पेसिफाइड फंक्शन है। ठीक है बात। अब ये जो डायनेमिक ट्रेट्स हैं, ठीक है, वो भी तीन तरीके के होते हैं। एक होता है एटीट्यूड, अर्जेस एंड सेंटिमेंट। एटीट्यूड, अर्जेस एंड सेंटिमेंट। एटीट्यूड और डायनेमिक सरफेस स्टेट। ठीक है, एटीट्यूड क्या है आपके, डायनेमिक सरफेस स्टेट है, सो स्टेट नहीं है ये। ठीक है, विच आर स्पेसिफिकेशन, मैनिफेस्टेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ अंडरलाइंग मोटिव्स, जहाँ पे 5 तरीके के एटीट्यूड कंपोनेंट्स होते हैं, हाईलाइट कर लो। 5 एटीट्यूड कंपोनेंट्स हैं आपके, ईगो, स्ट्रेंथ, सुपर ईगो, फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट। ईगो, स्ट्रेंथ, सुपर ईगो, फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट। और अर्जेस जो होते हैं यहाँ पे बायोलॉजिकल ड्राइव्स आती हैं। कौन कौन सी ड्राइव्स आती हैं, बायोलॉजिकल ड्राइव्स आती हैं। आज मुझे लग रहा है क्लास को जल्दी ओवर करना पड़ेगा। लाइट भी चली गई है, बारिश इतनी तेज हो रही है, यहाँ पे अंधेरा हो गया। चलो जब तक देखते हैं, कर सकते हैं, करते हैं। कहाँ पे थे हम लोग। एटीट्यूड में 5 कंपोनेंट्स आते हैं आपके, ईद, ईगो, स्ट्रेंथ, सुपर ईगो, फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट। अर्जिस में इन्होंने बोला, अर्जिस का क्या होती है आपकी, बायोलॉजिकल बेस्ड जो ड्राइव्स होती हैं, जहाँ पे 10 तरीके की अर्जिस की बात की गई। हंगर, सेक्स, ग्रीगैरियस, पेरेंटल, प्रोटेक्टिवनेस, क्यूरियोसिटी, escape, pagacity, acquisitiveness, self assertion and narcissistic sex। ठीक है, तो ये आपको नाम, लाइव आ गया नहीं आया। ऐसा है, ये क्लास मुझे नहीं लग रहा आज अभी, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो ये जो क्लास है आपकी, आगे मैं नेक्स्ट में कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि नेटवर्क कनेक्शन ही बार बार आ जा रहा है, तो ऐसे कंटिन्यू कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट मैराथन सेशन जो होगा मैं आपको उसको अपडेट कर दूंगी। जो भी नेक्स्ट मैराथन होने वाली है उसको मैं यहाँ पे आपको बाद में भी टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि एकदम से कनेक्शन सही हो रहा है, फिर से कनेक्शन चला जा रहा है। यहाँ पे वापस से सही हो गया, रुको कोशिश करते हैं, क्या ही हो रहा है। चलो नेक्स्ट सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे। वैसे भी ये जो है आपका यूनिट 3 का, उसके लिए 2 मैराथन सेशन तो लगनी है, 2 से 3 मैराथन लगेंगे, क्योंकि मुझे इसे डिटेल में कराना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सरफेस लेवल से इसे नहीं कराना है मुझे, तो डिटेल में कराऊंगी, सो दैट आप लोग अच्छे से इसको समझ पाओ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।